तारांकन अध्याय 21। ये आरव की गलती थी। तारांकन। आरव के अलावा बाकी तीनों का चेहरा सांपों को आगे बढ़ते देखकर पीला पड़ गया था। खासकर काजल, उसका शरीर सीधा कमजोर होकर आरव के बगल में गिर गया। जहां तक मंजी और कालू की बात है, वो भी बेहतर नहीं थे और उनका पूरा शरीर कमजोर था और भागने की ताकत भी नहीं थी। अगर ये आम वक्त होता तो अपनी मानसिक ताकत के साथ वो बिल्कुल इतने डरे हुए नहीं होते, चाहे कुछ दसियों हजार सांपों का सामना कर रहे हो। पर पहले के उस दबाव भरे वक्त की भारी टेंशन के बाद उनकी नसें और दिमाग ऐसी भारी टेंशन नहीं सह पा रहे थे। इतना ही नहीं, चारों तरफ घने सांपों के साथ तीनों ने सीधा अपनी किस्मत मान ली और बेकार में संघर्ष करना बंद कर दिया। जब सांप आगे बढ़े, आरव अब भी शांत दिमाग रखे था और उसने बड़ी कोशिश की ये सोचने की कि किस बात ने इस सांपों के झुंड को नाराज किया था। आरव अचानक खड़ा हो गया जब सांप उनसे सिर्फ 10 मीटर से ज्यादा दूर थे और उसने कपड़ों के पीछे से दो पंख अजगर का भीतरी केंद्र निकाला, फिर जोर से उसे दूर फेंक दिया। उसी वक्त उसकी कलाई घूमी और हाथ में तलवार आ गई। जब देखा भीतरी केंद्र अंधेरे में दूर गिर रहा है, उसके पूरे शरीर में गूढ़ ऊर्जा उभरी। वो मौत के सामने झुकने वाला नहीं था, पर वो साफ जानता था कि अगर उसका अंदाजा गलत हुआ तो वो शायद मर जाएगा। शुक्र है वो सही था। जब वो भीतरी केंद्र दूर अंधेरे में गया तो वो सांप जो पहले उनकी तरफ बढ़ रहे थे तुरंत वहीं रुक गए और फिर वो लहरों की तरह उस दिशा में बढ़ने लगे जहां भीतरी केंद्र गायब हुआ था। इस पल आरव के दिल में थोड़ा डर बाकी था। उस घने सांपों के झुंड के रेंगने का नजारा बहुत शानदार नजारा था और वो जैसे असीम लग रहे थे। लहर के बाद लहर भीतरी केंद्र की तरफ बढ़ी और ऐसा शानदार नजारा करीब 2 घंटे से ज्यादा चला, फिर सब गायब हो गए। आरव ने तुरंत लंबी सांस ली जब देखा कि चारों तरफ के सारे सांप गायब हो गए थे। चाहे वो कितना भी बहादुर था, वो अब भी ऐसे शानदार नजारे को देखकर थोड़ा डर गया था। उसे छोड़ो, एक राजा लोक एक्सपर्ट जो उड़ सकता है वो भी बिल्कुल मर जाएगा जब इतने सांपों के घेराव का सामना करेगा। जब किसी के पास पूर्ण ताकत न हो तो संख्या बेहतर होती है। आरव ने सिर झुकाकर जमीन पर बेहोश पड़े तीनों को देखा और उसने सिर हिलाया। भले पहले की वो हालत नामुमकिन हालत थी, उनका दिखावा सच में थोड़ा बहुत खराब था। उसने सुना था कि तलवार संप्रदाय की बाहरी दरबार परीक्षा में इंसान की मानसिक हालत पर टेस्ट होता है और उनके दिखावे के हिसाब से वो तीनों बिल्कुल जरूरतों के मुताबिक नहीं थे। उनके होश में लाने के बाद तीनों ने नजरें चारों तरफ डाली और जब देखा कि चारों तरफ कोई सांप नहीं था तो वो तुरंत बैठ गए और माथे का ठंडा पसीना पोंछा। मार्शल डाउ के रास्ते में इंसान की मानसिक हालत और स्वभाव खास जरूरी है। तुम लोगों का पहले का बर्ताव सच में बहुत गया गुजरा था। आरव को लगा कि उन्हें चेताने की जरूरत है, क्योंकि चाहे कुछ भी हो वो सब साथी थे जो मोटे और पतले से गुजरे थे। अगर वो उनकी मानसिक हालत सुधरवा सके तो ये अच्छी बात होगी। उनके चेहरे तुरंत थोड़ी शर्मिंदगी दिखाने लगे जब आरव की बात सुनी। आरव को कुछ कहने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो खुद जानते थे कि उन्होंने अभी अभी सच में खुद को शर्मिंदा किया है। भले सांपों का झुंड डरावना था, साधक के तौर पर सीधा लड़ने की काबिलियत खो देना सच में बहुत कायराना था। जब देखा उनकी शर्मिंदा एक्सप्रेशन, आरव बोला, मैं तुम तीनों का मजाक नहीं उड़ा रहा। तुम तीनों को एहसास होना चाहिए कि साधक के तौर पर अगर तुम में नामुमकिन हालत में जीने की हिम्मत नहीं है तो तुम मार्शल डाउ के रास्ते पर कितना दूर जा सकते हो। जैसे अभी हुआ, वो नामुमकिन हालत थी, पर तुम सबको हार नहीं माननी चाहिए। चाहे तुम मरो, तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। अगर तुम हार नहीं मानोगे तो तुम्हारे पास उम्मीद की एक किरण होगी, पर अगर तुम हार मान लोगे तो तुम्हारे पास कोई मौका नहीं होगा। मार्शल डाउ के रास्ते की बात तो छोड़ो, तुम्हारे पास अपनी जिंदगी भी नहीं होगी। ये बातें थी जो आरव के दिल से आई थी। बचपन से मुश्किलें कैंसर की तरह उसके पीछे लगी थी, पर उसने हार नहीं मानी थी और चाहे उसने क्या किया, उसने कभी हार नहीं मानी। चाहे वो तलवार संप्रदाय का मजदूर शिष्य बन गया और स्वर्ग से सीधा नरक में गिर गया, उसने अब भी हार नहीं मानी। और ठीक ये कभी हार न मानने वाली सोच थी जिसने उसे अब तक जीने दिया। जब आरव की बात सुनी, मंजी और कालू ने गहरी सांस ली, फिर वो खड़े हुए और आरव को झुककर प्रणाम किया। मंजी ने गंभीर लहजे में कहा, शुक्रिया। अब मैं समझा कि हमारी ताकत इतनी कमजोर क्यों है। भले ये टैलेंट और साधना संसाधनों से जुड़ा है, पर ये ज्यादातर हमारे खुद की वजह से है। हमारी इच्छा मजबूत नहीं है और हम मुश्किल आते ही हार मान लेते हैं। हम हमेशा के लिए दूसरों से नीचे रहने के लायक हैं। मंजी दिल से बोल रहा था, खासकर जब उसने बीते वक्त के नजारे याद किए। इसने उसे अपनी खुद की दिक्कतें और पक्का करने दी।
बीते वक्त में वो और कालू, नहीं, ये कहा जाना चाहिए कि भाड़े के सैनिकों में कई लोग सोचते थे कि अगर उन्हें साधना संसाधन दिए जाएं, तो वो बिल्कुल संप्रदायों के शिष्यों और साम्राज्य के कुलीनों से कमजोर नहीं होंगे। पर जब अब सोचा तो सोचने का ये तरीका सच में हंसी लायक था। किसी और की बात तो छोड़ो, बस आरव जो उसके सामने खड़ा था उसकी साधना उसकी खुद की साधना से कम थी, पर आरव की ताकत और मानसिक हालत ऐसी नहीं थी जिसकी वो तुलना कर सके। काजल ने आरव को देखा और फिर उसने सिर झुका लिया। उसके भी पहले ऐसे ही ख्याल थे, और वो ये कि अगर वो संप्रदाय की शिष्य होती तो उसकी ताकत बिल्कुल आरव से कमजोर नहीं होती। पर अभी पहले की नामुमकिन हालत में उनके अपने अपने दिखावे ने उसे दोनों के बीच की दूरी समझा दी, और ये सिर्फ ताकत का फासला नहीं था। जब देखा तीनों थोड़े मायूस थे, आरव ने तसल्ली दी, मैं तुम्हें हतोत्साहित करने की कोशिश नहीं कर रहा, और मैं बस तुम तीनों को याद दिला रहा हूँ। तुम सबको अभी जो करना है वो है अपनी गलतियां समझना और बहादुरी से उनका सामना करना, न कि जैसे अभी मायूस होना। किसी भी हालत में तुम तीनों सिर्फ 20 साल से थोड़े ज्यादा के हो, और तुम्हारे पास पहला स्वर्ग लोक में घुसने का मौका अब भी है। मंजी ने कड़वी हंसी हंसी और बोला, किस्मत के साथी के बिना हम शायद अपनी पूरी जिंदगी में पहला स्वर्ग लोक में घुसने की उम्मीद नहीं रख सकते। जब ये सुना, आरव ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि कुछ चीजें उसके कुछ शब्दों से नहीं बदली जा सकती थी। हर इंसान की जिंदगी में अपना रास्ता होता है, और उन्हें बस अपने रास्ते पर ठीक से चलना है। तभी काजल ने आरव को देखा और पूछा, सही, वो सांप उस तरह क्यों बर्ताव कर रहे थे? आरव ने हिचक नहीं की और उन्हें सब कुछ बताया जो अभी हुआ था, क्योंकि वो भी उलझन में था कि वो सांपों के जंगल को घेर क्यों लेंगे। जब सुना, आरव ने भीतरी केंद्र फेंक दिया। काजल ने त्योरी चढ़ाई और पूछा, तूने भीतरी केंद्र कपड़ों के पीछे रखा और स्पेस अंगूठी में नहीं? जब काजल की बात सुनी, मंजी और कालू ने भी आरव को देखा। भले उसे कुछ गलत लगा, आरव अब भी उनकी नजर के नीचे सिर हिलाया। जब देखा आरव ने सिर हिलाया, तीनों ने तुरंत अजीब एक्सप्रेशन दिखाए। काजल ने माथा पीटा और आरव को आंखें घुमाकर देखा, फिर बोली, छोटे भाई, क्या तुझे पता है भीतरी केंद्र काले जानवरों के लिए कितना आकर्षक होता है? उनकी अपनी नस्ल के भीतरी केंद्र उन्हें साधना में आगे बढ़ने दे सकते हैं। शुरू में मैंने सोचा तूने भीतरी केंद्र स्पेस अंगूठी में रखा है, पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि तूने उसे कपड़ों के पीछे रखा है। जब ये सुना, आरव ने आदत से नाक रगड़ी और उन तीनों को देखा, फिर धीमी आवाज में बोला, तो इस तरह वो मैं था जिसने उन सांपों को बुलाया? तीनों ने जोर से सिर हिलाया। आरव थोड़ा शर्मिंदा था, क्योंकि आखिर में ये उसकी गलती थी। जब यहाँ तक सोचा, आरव ने जल्दी से माफी मांगी, क्योंकि चाहे कुछ भी हो, ये उसकी गलती थी जिसने उन्हें लगभग उन सांपों का खाना बना दिया। तो उसे माफी मांगनी थी। जब सुना आरव ने माफी मांगी, तीनों को उल्टा थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई। भले ये आरव की गलती थी, उसने आखिर में उनकी जिंदगी बचाई थी। इतना ही नहीं, ये इस बार अनजाने में था। तो अब जब आरव ने माफी मांगी, तो उनके दिल में जो बुरा एहसास था वो तुरंत गायब हो गया। एक बार उनके बीच की बुरी भावनाएं सुलझ गईं, तो वो फिर से खुलकर बात करने लगे। इस बार तीनों ने आरव को वो सारे अनुभव बताए जो उनके पास भाड़े के सैनिकों के तौर पर थे। मिसाल के लिए, उसे क्या नहीं करना चाहिए और उसे क्या करना चाहिए। उनके मार्गदर्शन में आरव को न सिर्फ बड़ा फायदा हुआ, वो उनके साथी बनने पर बहुत खुशकिस्मत भी महसूस कर रहा था। खुद को तपाने के लिए जिंदगी और मौत की लड़ाइयां और खतरे में लगातार तरक्की चाहिए। ये आरव का पहले का सोचने का तरीका था, और ये गलत नहीं था। पर सिर्फ अब आरव को एहसास हुआ कि ये मामला उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। आसान शब्दों में कहें, अगर कोई सांप जंगल में आराम करने से पहले जानवर राजा का गोबर नहीं छिड़कता, तो चाहे वो पहला स्वर्ग लोक एक्सपर्ट हो जो यहाँ आराम कर रहा हो, नतीजे अब भी भयानक होंगे। क्योंकि एक बार कोई काले अंधेरे सांप जंगल में लड़ाई में पड़ गया, तो लड़ाई बिल्कुल सांपों का अनगिनत झुंड बुला लेगी। ऐसी हालत में पहला स्वर्ग लोक भी बिल्कुल मर जाएगा। इतना ही नहीं, महावन पर्वत में जीने के कई तरीके थे, और ये तरीके अनगिनत भाड़े के सैनिकों की जिंदगियों के जरिए निकाले गए थे। आरव ने इन सब तरीकों को गंभीरता से याद कर लिया, क्योंकि भले वो खुद को तपाने आया था, वो बिना वजह मौत को नहीं बुलाना चाहता था। सांपों के राजा से लड़ना ठीक था, पर अगर उसे कुछ दसियों हजार सांपों से लड़ना पड़ा, तो वो अनुभव हासिल नहीं कर रहा और खुद को तपा नहीं रहा, बल्कि मौत को बुला रहा था। उस सांपों के झुंड की पैदा की गई दिक्कत के बाद सबने आराम नहीं किया और सुबह होने तक बात की। जब भोर हुई, सबने हल्की तैयारी की, फिर सफर जारी रखा। तारांकन अध्याय 22, ताकत में जबरदस्त बढ़ोतरी।
करीब 6 घंटे चलने के बाद जंगल में रोशनी और तेज होती गई। शायद कल रात के उस भीतरी केंद्र की वजह से था, पर उन पर सांप जंगल के किसी जहरीले सांप ने हमला नहीं किया। पर चाहे ऐसा था, आरव ने अपना पहरा नहीं हटाया क्योंकि वो जानता था कि सावधानी सबसे जरूरी है और महावन पर्वत में लापरवाह न होना ही बेहतर है। जब वो सांप जंगल से निकले, मंजी और बाकी ने तुरंत राहत की सांस ली। कल रात का वो डरावना नजारा उन्हें सांप जंगल से गहरा डर लगा चुका था, और अब जब वो उससे निकले तो वो आखिर राहत की सांस ले सके। ठीक इस पल हवा फटने की आवाज गूंजी। जैसे ही ये आवाज उठी, आरव जो पहले काजल के बगल में था उसने त्योरी चढ़ाए, और उसी वक्त उसका शरीर वहीं से गायब हो गया और मंजी के सामने आ गया। फिर उसने मुट्ठी मार दी। धम, एक स्याह काला लोहा तीर अनगिनत टुकड़ों में टूट गया। जब देखा कि लोहा तीर अनगिनत टुकड़ों में टूट चुका था, चारों के एक्सप्रेशन बहुत बदल गए। खासकर मंजी, दिल में गुस्से के साथ उसे गहरा डर लगा क्योंकि अगर आरव न होता तो वो बच भी जाता तो भी भारी चोट लगती। मंजी और बाकियों की प्रतिक्रिया बिल्कुल धीमी नहीं थी और उन्होंने तेजी से हथियार निकाल लिए, फिर चारों तरफ सतर्क नजरों से देखा। दूसरी तरफ आरव का एक्सप्रेशन उदास था। भले उसने कल रात मंजी और बाकियों से सुना था कि भाड़े के सैनिक अक्सर लूटते और मारते हैं, उसने कभी सोचा नहीं था कि ये उसके साथ इतनी जल्दी होगा। ताली 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 बजने की आवाज के साथ एक मिडिल एज और गंजा आदमी 30 मीटर से ज्यादा दूर एक विशाल पेड़ से कूदकर नीचे आया। उसके बगल में 3 मर्द और एक औरत थी। औरत के हाथ में स्याह हरा लंबा धनुष था और वो इकलौती तीरंदाजा थी। साफ था, पहले का वो काला लोहा तीर इस औरत ने चलाया था। बेशक उन पांचों में सबसे हैरान करने वाला मेंबर उस औरत के दाहिने वाला आदमी था। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि रजत था, जिसने कल अपने साथियों को छोड़ दिया था। मंजी और बाकियों के एक्सप्रेशन बहुत भारी हो गए जब देखा इन लोगों ने सामने आना। साफ था, वो इस भाड़े के सैनिक ग्रुप को पहचानते थे। जब देखा वो पांचों चलकर आ रहे हैं, काजल आरव के बगल में चली आई और धीमी आवाज में बोली, वो भेड़िया सिर भाड़े का सैनिक ग्रुप है और वो अक्सर महावन पर्वत में कमजोर भाड़े के सैनिक ग्रुपों पर हमला करते और लूटते हैं। उनका मुखिया गंजा कियांग कहलाता है और वो नश्वर लोक के 9वें स्तर का पीक एक्सपर्ट है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो पहला स्वर्ग लोक में आधा घुसा हुआ है। उसके बगल में जो थोड़े मोटे आदमी हैं वो भाइयों की जोड़ी थी और वो बड़ा भालू और छोटा भालू कहलाते थे। दोनों भी नश्वर लोक के 9वें स्तर के एक्सपर्ट हैं और वो कालू और मुझसे थोड़े मजबूत है। जहां तक उस औरत की बात है, वो होंग ये है और वो भी नश्वर लोक के 9वें स्तर की पीक एक्सपर्ट है। इतना ही नहीं, उसकी तीरंदाजी का हुनर मेरे से कहीं बेहतर है। जब देखा रजत, काजल जानती थी कि वो बुरी नीयत से आए हैं और उनमें से एक को भी नहीं छोड़ेंगे। तो काजल ने जल्दी से आरव को उनके बारे में जानकारी दी क्योंकि सिर्फ आरव ही गंजा की आंख से टक्कर ले सकता था। आरव ने त्योरी चढ़ाई जब काजल की बात सुनी और उसने चुपचाप दोनों ग्रुपों के बीच ताकत का फासला नापा। थोड़ी देर नापने के बाद आरव की भौहें और कसकर सिकुड़ गईं क्योंकि उसने देखा कि आम हालात में उनके जीतने का कोई मौका नहीं था। वो आदमी जो गंजा कियांग कहलाता था और ग्रुप का मुखिया था, ताकत में उससे बिल्कुल कम नहीं था, जबकि गंजा कियांग के बगल में बाकियों की ताकत मंजी और बाकियों से ज्यादा थी। तो जब तक गंजा कियांग उसे उलझाए रखेगा तो 3 के खिलाफ 4 की लड़ाई में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा कि मंजी और बाकी बिल्कुल हार जाएंगे। अगर वो न लड़ता तो वो भागने की अपनी काबिलियत पर भरोसा रखता था, पर काजल और बाकी बिल्कुल भाग नहीं पाते और अगर वो भाग नहीं पाए तो उनके सामने आने वाले नतीजे साफ थे। तो इस पल आरव थोड़ी दुविधा में था। ठीक जब आरव सोच रहा था कि इस हालत से कैसे निपटे, गंजा आदमी और बाकी आरव के ग्रुप से 10 मीटर दूर आ चुके थे। गंजे आदमी ने मंजी और बाकियों को नापा और उसकी नजर थोड़ी देर काजल पर रुकी, फिर उसने आरव को देखा और बोला, अच्छी प्रतिक्रिया और अच्छी ताकत। भाई, तू किस संप्रदाय से है? वो किसी संप्रदाय से नहीं है। तभी रजत सामने आया और आरव को नफरत से देखते हुए बोला, वो मैदान साफ करने वाला है। भाई की आग, उसे नजरअंदाज करो और सबको निपटा दो। उस दो पंख अजगर का भीतरी केंद्र और खाल बिल्कुल उनके पास है। असल में वो वाकई वो भीतरी केंद्र और खाल नहीं चाहता था और वो आरव और बाकियों को मारना चाहता था। कल भागने के बाद उसने पहले सोचा था कि वापस जाकर उनके शव दफनाए और उनका सामान लूटे, पर जब वो लड़ाई के मैदान पर लौटा तो दो पंख अजगर, मंजी और बाकी सब गायब थे। जब देखा जमीन पर खून के निशान तो वो जानता था कि उन चारों को किसी ने मदद की होगी। उस वक्त वो सच में घबरा गया था। वो जानता था कि अगर मंजी और बाकी जिंदा लौटे तो उसकी इज्जत बर्बाद हो जाएगी।
भविष्य में ये बात तो छोड़ो कि वो इस धंधे से रोटी नहीं खा पाएगा, दूसरे धंधे भी शायद उसे बर्दाश्त न करे। क्योंकि कोई भी धंधा ऐसा साथी नहीं चाहता जो लड़ाई में अपने साथियों को छोड़ दे। तू कमीना। जब रजत की बात सुनी, मंजी और बाकी पूरी तरह भड़क गए। मंजी ने तलवार रजत की तरफ तानी और गुस्से से बोला, रजत, तू कचरा है जो लड़ाई में अपने साथियों को छोड़ देता है। तूने हमें छोड़कर कल अपनी जान बचाई, पर अब तू दूसरों को लाकर हमारे साथ दिक्कत ढूंढ रहा है। तू गंदगी। तू सच में भाड़े के सैनिकों की दुनिया की शर्म है। जब मंजी की बात सुनी, रजत का एक्सप्रेशन थोड़ा बदसूरत था। पहले उसने गंजा कियांग और बाकियों को सलाह दी थी कि सीधा मंजी और बाकियों पर हमला करें, और होंगे ने हमला किया था। पर उसने कभी सोचा नहीं था कि जो तीर पक्का जान लेने वाला था वो वाकई रोक लिया जाएगा। इतना ही नहीं, गंजा कियांग ने आरव को वो तीर रोकते देखा तो गंजा कियांग ने हमला जारी नहीं रखा। तो मंजी को अब उसे गाली देने का मौका मिला और इसने उसे नफरत से भर दिया। जब मंजी की बात सुनी, भेड़िया सिर भाड़े के सैनिक ग्रुप के सब मेंबर्स की नजरें रजत की तरफ नफरत वाली हो गईं। भले भाड़े के सैनिकों की दुनिया में उनकी इज्जत उतनी अच्छी नहीं थी, उन्होंने कभी अपने साथियों को नहीं छोड़ा था, जबकि सामने वाला ये इंसान लड़ाई में अपने साथियों को छोड़ चुका था, और वो भी ऐसे इंसान को नीची नजर से देखते थे। गंजा कियांग ने ठंडी नजर से रजत को देखा। वो भी ऐसे लोगों को नीची नजर से देखता था, और अगर रजत का पहला स्वर्ग लोक में बड़ा भाई न होता तो गंजा कियांग रजत पर थप्पड़ मार देता। पर जब उसने रजत के बड़े भाई के बारे में सोचा, गंजा कियांग ने जबरदस्ती दिल की नाराजगी दबा दी। उसने सीधा आरव को नजरअंदाज किया और मंजी को देखा, फिर गहरी आवाज में बोला, ये सारी बकवास क्यों? दो पंख अजगर का भीतरी केंद्र और खाल सौंप दो। हम उस छोटी लड़की को भी छोड़ दो और तुम तीनों भाड़ में जाओ। भाई कियांग, तुम उन्हें जाने नहीं दे सकते। तभी रजत थोड़ा घबराया, पर जब देखा गंजा कियांग की बर्फ सी ठंडी नजर, तो उसने जल्दी से मुंह बंद कर लिया और फिर एक पल हिचका, फिर दांत पीस कर बोला, अगर भाई कियांग उनसे निपट सकता है तो मैं बड़े भाई की नीचे दर्जे की गूढ़ रंग तकनीक भाई कियांग को देखने के लिए उधार देने को तैयार हूँ। गंजा कियांग ये सुनकर थोड़ा हिला, क्योंकि उसने भी अपनी जिंदगी में नीचे दर्जे की गूढ़ रंग तकनीक नहीं देखी थी। एक पल हिचकने के बाद उसने आरव और बाकियों को देखा, फिर आंखों में ठंडी चमक आई और उसने कहा, चूंकि तुम सब मेरे कहे अनुसार करने को तैयार नहीं, तो मुझे रहम न दिखाने के लिए दोष मत देना। हमला। बोलते ही उसने कलाई पलटी और हाथ में एक बड़ी तलवार आ गई। उसके बाद उसका शरीर चमका और उसकी तलवार आगे खड़े मंजी पर कटकर गिरी। इस पल उनके भाड़े के सैनिक ग्रुप की ताकत दिखी। जिस पल गंजा कियांग ने हमला किया, उसके चारों तरफ के दो मर्द और एक औरत ने आपस में बहुत समझदारी से अपने अपने विरोधी ढूंढ लिए। खासकर वो औरत, उसने सबसे पहले काजल की तरफ तीर छोड़ा जो उसकी तरह तीरंदाजा थी। दूसरी तरफ मंजी और बाकी इस अचानक बदले हालात पर बिल्कुल प्रतिक्रिया नहीं दे पाए। खासकर काजल, वो होश में तभी आई जब लोहा तीर उसके सामने आ गया और फिर वो बगल में कूदी। पर वो पहले ही पहल खो चुकी थी, जिससे उसे होंग ये के लगातार वार सहने पड़े। ठीक जब गंजा कियांग मंजी पर झपटा, आरव जो पहले मंजी के बगल में चुप खड़ा था हिला। एक तलवार जो हल्की सुनहरी चमक से भरी थी अचानक उसके हाथ में आई और फिर वो बिजली की तरह गंजा कियांग की तरफ कट कर गई। वो इतनी तेज थी कि चारों तरफ मौजूद सब चौंक गए। खासकर गंजा कियांग जो उस बिजली का निशाना था, वो और भी डर गया। उसने कभी सोचा नहीं था कि पहले से नजरअंदाज किया गया आरव वाकई ऐसी ताकत और रफ्तार रखता होगा। पहले जब आरव ने एक मुक्के से उस तीर को टुकड़ों में तोड़ दिया था, वो वाकई थोड़ा हैरान हुआ था। पर जब देखा आरव की उम्र और सुना रजत ने क्या कहा, उसने पूरी तरह आरव को नजरअंदाज कर दिया। उसे लगा कि ये बिल्कुल होंग ये थी जिसने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं की थी, और चाहे आरव हमला न करता, मंजी कहलाने वाला वो बंदा उससे बच जाता। पर इस पल वो जानता था कि सोचने का ये तरीका गलत था। अचानक गंजा कियांग ने तलवार वापस ली और उसे अपने सामने रोकने के लिए इस्तेमाल किया। क्लैंग। आरव के हाथ की तलवार जो सुनहरी चमक से ढकी थी गंजा कियांग की तलवार से टकराई और तलवार तुरंत टुकड़ों में टूट गई, जबकि आरव की तलवार ने कोई रफ्तार नहीं खोई और सीधा गंजा कियांग के पेट में घुस गई। क्या क्या जबरदस्त ताकत! गंजा कियांग बोल भी नहीं पाया कि उसका शरीर सीधा दो टुकड़ों में कट गया और उसके अंदर के अंग और खून जमीन पर बिखर गए। आरव ने गंजा कियांग पर और ध्यान नहीं दिया जो दो टुकड़ों में कट चुका था, और उसने बिल्कुल रफ्तार नहीं घटाई, फिर बड़ा भालू और छोटा भालू के सामने पहुंचा जो अब भी सन थे।
रजत की हैरान नजर के नीचे उसकी तलवार सुनहरी परछाइयों की लड़ी लेकर बड़ा भालू की गर्दन से गुजरी और फिर एक सिर जमीन पर गिर गया। आरव की रफ्तार बिल्कुल कम नहीं हुई जब वो अगले पल छोटा भालू के सामने पहुंचा। गंजा की आग और बड़ा भालू के मरने के बाद छोटा भालू आखिर शौक से उभरा और वो दिल में हैरान था जब उसने बचाव के लिए तलवार उठाए आरव के हमले को रोकने के लिए। पर जैसे गंजा की आंख के साथ हुआ था, तलवार टकराते ही उसकी तलवार तुरंत टूट गई और फिर एक और सिर जमीन पर गिर गया। पलक झपकते आरव ने नश्वर लोक के 9वें स्तर के 3 एक्सपर्ट निपटा दिए और इस बार आरव ने हमला जारी नहीं रखा, क्योंकि उसके विरोधियों में सिर्फ रजत बचा था। जब उसने गंजा की आंख को मारने के लिए हमला किया, होंग ये कहलाने वाली वो औरत ने धनुष रख दिया, फिर मुड़ी और घने जंगल में घुस गई और वो इतनी तेजी से भागी कि उसे हैरान कर दिया। जब देखा जमीन पर 3 लाशें, मंजी और बाकी पूरी तरह वही सन रह गए। हे भगवान, वो नश्वर लोक के 9वें स्तर के पीक पर थे, पर उनके पास आरव की तलवार के सामने बचाव की ताकत भी नहीं थी। क्या उसने पहले अपनी ताकत छुपाई थी? क्या आरव पहला स्वर्ग लोक एक्सपर्ट है? सवालों की लड़ी लगातार मंजी और बाकियों के दिमाग में चमकती रही। तारांकन अध्याय 23 चमकीला चांद संप्रदाय। आरव पहला स्वर्ग लोक एक्सपर्ट नहीं था, ये बात शक से परे थी। उसके अचानक मजबूत होने की वजह ये थी कि गंजा की आग उसके पास आया था और इस दौरान उसने चुपके से अपने ऊपर एक ऊंचे दर्जे का ताकत ताबीज चिपका लिया था। ऊंचे दर्जे की ताकत ताबीज और उसकी सुनहरी गुण ऊर्जा के बढ़ावे के नीचे उसकी ताकत तुरंत अनगिनत गुना बढ़ गई थी। इतना ही नहीं, गंजा की आग और बाकियों ने उसे कम आंका था और इसने उसे सरप्राइज हमला कामयाब करने दिया। वरना अपनी नॉर्मल ताकत से गंजा की आग को हराना मुमकिन होना चाहिए था, पर उसे तुरंत खत्म करना बिल्कुल नामुमकिन था। आरव ने यूं ही तलवार घुमाई, फिर रजत को देखा जिसका चेहरा पीला पड़ चुका था और वो हल्के से कांप रहा था। ठीक जब वो इस कचरे से निपटने वाला था, रजत अचानक बोला, आरव, तू मुझे मार नहीं सकता। मेरा बड़ा भाई पहला स्वर्ग लोक एक्सपर्ट है। अगर अगर तूने मुझे मारा तो वो बिल्कुल तुझे नहीं छोड़ेगा। बेवकूफ, ऐसे वक्त पर भी मुझे धमकाने की कोशिश कर रहा है। आरव ने दिल में गाली दी। तेज झपटे के साथ उसकी तलवार परछाइयों की लड़ी छोड़ते हुए रजत के सामने पहुंची। रजत दिल में चौंका और उसने बचाव के लिए हाथ में तलवार उठाई। क्लैंग, रजत की तलवार 2 टुकड़ों में टूट गई, फिर आरव की तलवार उसके सीने में घुस गई। तलवार रखने के बाद आरव मुड़ा और सांप जंगल की तरफ देखा, फिर बेरुखी लहजे में बोला, क्या तुम एक का पाठ खेलना चाहता है? जब आरव की बात सुनी, मंजी और बाकी दिल में चौंक गए। आसपास और लोग भी हैं। तीनों ने दिल की हैरानी दबाई और आरव के बगल में चले आए, जबकि उनके चेहरे सतर्क एक्सप्रेशन से भरे थे। क्या जबरदस्त दिव्य समझ! मौत सी खामोशी के थोड़ी देर बाद इस आवाज के साथ 3 परछाइयां अचानक सांप जंगल से कूदकर निकली। ये 3 परछाइयां बहुत तेज थीं और उन्होंने कुछ सांसों में 100 मीटर से ज्यादा की दूरी तय करके आरव से 9 मीटर दूर आकर खड़ी हो गईं। ये 2 मर्द और एक औरत थी। मर्द हैंडसम थे जबकि औरत खूबसूरत थी और सब 17 या 18 साल के आसपास थे। सबने सफेद और सादे फिटिंग वाले कपड़े पहने थे और बाएं सीने पर एक छोटा चांदी रंग का अर्धचंद्र कड़ा हुआ था। भले वो जवान थे, आरव का एक्सप्रेशन बहुत गंभीर था, क्योंकि भले वो पहला स्वर्ग लोक तक नहीं पहुंचे थे, उनकी ताकत बिल्कुल गंजा की आंख से कहीं ज्यादा थी जिसे उसने कुछ पल पहले मारा था। उसने ऐसा अंदाजा लगाने की वजह ये थी कि उनकी रफ्तार सच में बहुत तेज थी और ये बिल्कुल ऐसी नहीं थी जो आम भाड़े के सैनिक रख सके। चमकीला चांद संप्रदाय। जब सीने पर चांदी का अर्धचंद्र देखा, काजल हैरानी से चिल्लाई। साफ था, वो आरव को चेतावनी दे रही थी। जब काजल की बात सुनी, आरव ने तेजी से वो सब याद किया जो वो चमकीला चांद संप्रदाय के बारे में जानता था। महाकिन साम्राज्य जैसे दानव के अलावा दक्षिणी इलाके में 6 और असाधारण ताकतें थीं। ये 6 असाधारण ताकतें एक स्कूल, 2 महल और 3 संप्रदाय में बटी थीं। उनमें से इकलौता स्कूल 6 असाधारण ताकतों में सबसे मजबूत था, मूल स्कूल। 2 महल क्रमशः बर्फ महल और फूल महल थे। जहां तक 3 संप्रदायों की बात है, वो भूत संप्रदाय, चमकीला चांद संप्रदाय और तलवार संप्रदाय थे। बेशक ये सिर्फ वो ताकतें थी जो सतह पर मौजूद थी। दक्षिणी इलाका बहुत बड़ा था और अनगिनत छुपे हुए वंश और छोटे संप्रदाय थे, पर आरव उन छुपी हुई ताकतों के बारे में कुछ नहीं जानता था। जब काजल की बात सुनी, चमकीला चांद संप्रदाय के 3 शिष्यों में जो थोड़ा बड़ा दिखने वाला आदमी था, उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उसने आरव के ग्रुप को सिर हिलाया, फिर बोला, मैं चमकीला चांद संप्रदाय का बाहरी दरबार शिष्य हूँ, मिंग हाओ।
मेरे बगल में ये मेरे छोटे भाई मिंग शियू और छोटी बहन मिंग युए हैं। पहले हम अभी सांप जंगल से निकले थे जब हमने तुम्हें दूसरों से लड़ते देखा, और किसी शक से बचने के लिए हम तीनों ने खुद को नहीं दिखाया। पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारी दिव्य समझ इतनी जबरदस्त होगी, और तुमने वाकई हम तीनों को देख लिया। जब देखा कि संप्रदाय के ये शिष्य इतने सभ्य तरीके से बर्ताव कर रहे हैं, मंजी और बाकी थोड़े अभ्यस्त नहीं थे। आखिर संप्रदाय के ये सब शिष्य भाड़े के सैनिकों से मिलने पर घमंड से भरे होते थे, और वो भाड़े के सैनिकों को ऐसे देखते थे जैसे वो भाड़े के सैनिक नगण्य चींटियां हो। बेशक तीनों जानते थे कि चमकीला चांद संप्रदाय के ये शिष्य इतने सभ्य आरव की वजह से थे। दक्षिणी इलाके में मजबूत लोगों की इज्जत होती थी। पहले मिंग हाओ और बाकी बहुत हैरान थे जब उन्होंने छुपकर आरव को लड़ते देखा। ऐसा नहीं था कि उन्होंने पहले ऐसी तेज तलवार नहीं देखी थी, पर ऐसी तेज तलवार जो ऐसी जबरदस्त ताकत रखती हो दुर्लभ थी। खासकर क्योंकि आरव ने उन्हें भी देख लिया था, और इसने उन्हें और ज्यादा हैरान कर दिया। जब देखा वो इतने सभ्य बर्ताव कर रहे हैं, आरव ने उन्हें ठंडा रवैया नहीं दिखाया। उसने हल्के से सिर हिलाया और बोला, मैं आरव हूँ, एक आजाद साधक, और मेरे बगल में ये कुछ लोग मेरे साथी हैं। जब आरव की बात सुनी, मिंग हाओ और बाकी थोड़े हैरान हुए। उन्होंने पहले सोचा था कि आरव तलवार संप्रदाय का शिष्य है, पर उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि आरव वाकई एक आजाद साधक था। पर ये उनके लिए जरूरी नहीं था, और जो मायने रखता था वो आरव की ताकत थी। पता नहीं भाई आरव हमारे साथ खुद को तपाने में दिलचस्पी रखते हैं। मिंग हाओ मुस्कुराया जब उसने न्योता दिया। चाहे आरव आजाद साधक हो या संप्रदाय का शिष्य, ऐसी उम्र में ऐसी ताकत रखना उनके लिए उसे बराबर मानने के लिए काफी था। आरव एक पल हिचका, और फिर उसने हल्के से सिर हिलाया, फिर बोला, माफ करना, मुझे अभी कुछ काम निपटाने हैं। आरव संप्रदाय छोड़कर खुद को जिंदगी और मौत की लड़ाइयों में डालने आया था, और उसके पास बड़े राज थे। तो वो सच में दूसरों को इसके बारे में जानने नहीं देना चाहता था। मिंग हाओ आरव के मना करने से नाराज नहीं हुआ, क्योंकि उसे पहले ही ज्यादा उम्मीद नहीं थी। उसने तुरंत मुस्कुराकर कहा, चूंकि ऐसा है तो भविष्य में मौका मिला तो हम भाई आरव के साथ खुद को तपाएंगे। हम पहले अपनी छुट्टी लेंगे। बोलते ही उनके शरीर चमके और दूरी में गायब हो गए। आरव उनके रवैये से सच में थोड़ा हैरान था। जहां तक उसकी बात थी, संप्रदाय के शिष्यों को घमंडी, दबंग और अक्खड़ लोग होना चाहिए। पर चमकीला चांद संप्रदाय के उन 3 लोगों ने इसका कोई निशान नहीं दिखाया, और उन्होंने घमंड का जरा सा भी निशान नहीं दिखाया। ये उसे थोड़ा अनचाहा लगा। असल में ये अब भी इसलिए था क्योंकि आरव बहुत अनुभवहीन था। संप्रदायों के कई घमंडी और दबंग शिष्य थे, पर वो ज्यादातर बेवकूफ थे। जो संप्रदायों के शिष्य बन पाते थे ज्यादातर अच्छे प्राकृतिक टैलेंट और स्वभाव रखते थे। इतना ही नहीं, उनमें से ज्यादातर बहुत बुद्धिमान थे, और वो गहराई से समझते थे कि दुश्मनों की लिस्ट में एक और दुश्मन जोड़ने के बजाय एक और दोस्त होना बेहतर है। भाई आरव, हमें इनका क्या करना चाहिए? तभी मंजी ने चारों तरफ की लाशों को देखा और पूछा। आरव ने उन्हें भी देखा, फिर मुस्कुराकर बोला, हमें पहले उनका सामान इकट्ठा करना ही चाहिए। मंजी और बाकी ये सुनकर तुरंत हंसने लगे। कुछ देर ढूंढने के बाद आरव को कुछ कीमती चीजें मिली। वो क्रमशः एक छोटा स्पेस अंगूठी, एक मिड ग्रेड पीली रैंक तलवार, 2 लो ग्रेड पीली रैंक खंजर और 10,000 से ज्यादा सोने के सिक्के थे। पर आरव ने इन चीजों को ज्यादा महत्व नहीं दिया। मदद नहीं की जा सकती, जो पहले से ग्रेड 1 ताबीज मास्टर था उसकी जरूरतें इस कामयाबी की वजह से ऊंची हो गई थी। जब हाथ में स्पेस अंगूठी को देखा, आरव थोड़ा निराश था, क्योंकि उसके पास जो स्पेस अंगूठी थी उसकी तुलना में ये बहुत ही घटिया थी, पर न होने से बेहतर है। स्पेस अंगूठी पहनने के बाद आरव ने उसके अंदर के 3 पीली रैंक हथियारों को देखा, फिर मंजी और बाकियों को देखा। वो एक पल हिचका, फिर कलाई पलटी, और 3 हथियार उसके हाथ में आ गए। उसने हाथ के हथियार मंजी और बाकियों को दिए, फिर बोला, ये हथियार मेरे किसी काम के नहीं, तो तुम सब इन्हें रख सकते हो। मंजी पहले चौंका, और फिर उसने जल्दी से हाथ हिलाया और बोला, भाई आरव ने हमारी जिंदगी एक से ज्यादा बार बचाई है, और वो 3 लोग तुम्हारे हाथों मारे गए थे। हमने बिल्कुल योगदान नहीं दिया, तो हम ये तुमसे कैसे ले सकते हैं? काजल ने भी बगल से कहा, वो चीजें रख लो। भले हम वाकई ललचाए हुए हैं, हमारे अपने उसूल हैं, और अगर हमने वो चीजें तुमसे ली तो हम खुद को नीची नजर से देखेंगे। आरव मुस्कुराया और बोला, मैं इन्हें तुम सबको मुफ्त में नहीं दे रहा। मैंने तुम सबको कल रात कहते सुना कि काले जानवरों का शिकार करने के अलावा भाड़े के सैनिक किराए पर भी जाते हैं, सही? वो अब अपनी छोटी बहन और माँ को लेकर सबसे ज्यादा फिक्रमंद था।
भले बुजुर्ग कियान ने लियू वंश को चेताया था, बुजुर्ग कियान आखिर हर वक्त शांतिपुर में नहीं रह सकते थे। अगर लियू वंश ने उसकी छोटी बहन और मां से निपटने के लिए चालें चली, तो वो बिल्कुल खतरे में होंगी। तो उसने सामने खड़े इन 3 लोगों को शांतिपुर में अपनी छोटी बहन और मां की रक्षा के लिए किराए पर लेने का इरादा किया, और उसके मन में ये ख्याल कल रात से था। मंजी ने सिर हिलाया और बोला, काले जानवरों का शिकार करने के अलावा हम अंगरक्षक बनने या दूसरों के लिए सामान ढोने का काम भी लेते हैं। भाई आरव, तुम्हारा मतलब तुम हमें किराए पर लेना चाहते हो? आरव ने जमीन पर रजत की लाश को देखा और बोला, रजत मेरे हाथों मारा गया। पर अगर तुम सब हरियाली नगर लौटे तो उसका बड़ा भाई बिल्कुल तुम सबको नहीं छोड़ेगा। अगर तुम तैयार हो तो मैं चाहता हूं कि तुम सब शांतिपुर में मेरी छोटी बहन और मां की रक्षा करो। जहां तक वक्त की बात है, हम इसे आधा साल रखेंगे। क्या ख्याल है? तीनों ये सुनकर हिले। जैसे आरव ने कहा था, एक बार रजत मर गया तो अगर वो हरियाली नगर लौटे तो वो बिल्कुल खतरे में होंगे। भले महाकिन साम्राज्य में कानून सख्त थे और रजत का बड़ा भाई शायद उनके खिलाफ हरकत करने की हिम्मत न करे जब वो हरियाली नगर में हो, शहर के बाहर का क्या। इतना ही नहीं, वो अब काले जानवरों का शिकार जारी रखने में असमर्थ थे क्योंकि आखिर वो सिर्फ 3 थे। जब यहाँ तक सोचा, मंजी ने काजल और कालू को देखा, और जब देखा उन्होंने सिर हिलाया, उसने तुरंत कहा, भाई अरब, हम तुम्हारा अनुरोध स्वीकार करने को तैयार हैं। जब सुना उन्होंने हाँ कहा, आरव ने हाथ के 3 हथियार उन्हें दिए, और फिर उसने 10,000 सोने के सिक्के निकाले और उन्हें भी दे दिए। जब देखा मंजी सोने के सिक्के मना करने वाला था, उसने तुरंत कहा, ये सारे सोने के सिक्के तुम तीनों के लिए नहीं है। 5,000 सोने के सिक्के तुम्हारा मेहनताना है, और मुझे चाहिए कि तुम बाकी 5,000 मेरी छोटी बहन और माँ को दे दो। जब ये सुना, मंजी एक पल हिचका, फिर उसने सिर हिलाया। 3 पीली रैंक हथियार पहले से 40 या 50,000 सोने के सिक्कों से कम के नहीं थे। इन 5,000 सोने के सिक्कों और अपनी बचत के साथ ये शांतिपुर में पैर जमाने के लिए काफी से ज्यादा था। मंजी ने सोने के सिक्के लिए। उसके बाद आरव बोला, तुम सबके शांतिपुर पहुंचने के बाद बड़ी बहन काजल मेरी छोटी बहन और माँ से संपर्क करे। मंजी और कालू, तुम दोनों खुद को मत दिखाना, और तुम दोनों का छुपे रहना काफी है। अगर ऐसा खतरा आए जिससे तुम तीनों निपट नहीं सकते, तो तलवार संप्रदाय में मुझे चिट्ठी लिखना, और मैं जितनी जल्दी हो सकेगा पहुंच जाऊंगा। मंजी मुस्कुराकर बोला, फिक्र मत करो भाई आरव, हमने रक्षा से जुड़ा बहुत काम किया है। अगर ऐसा खतरा आया जिसका हम वाकई विरोध नहीं कर सकते, हमारे पास उससे निपटने के कुछ तरीके अब भी हैं। कुल मिलाकर, जब तक वो पहला स्वर्ग लोक एक्सपर्ट नहीं है, हम बिल्कुल भाई आरव के परिवार की सुरक्षा की गारंटी दे पाएंगे। अच्छा, आरव ने सिर हिलाया, और फिर उसने काजल को देखा जो बगल में खड़ी थी। जब देखा आरव ने काजल को देखा, मंजी और कालू बहुत समझदारी से काम लेते हुए पहले चले गए, जबकि काजल भी पहले उनके पीछे जाना चाहती थी, पर वो आरव ने रोक दी। उस कहावत का हिस्सा जहां एक मेंटिस सिकाडा का पीछा करता है पर पीछे छुपे बुलबुल से अनजान होता है। ये कहावत बताती है कि कैसे कोई आगे के फायदे का लालच करता है बिना पीछे छुपे खतरे से वाकिफ हुए। तारांकन अध्याय 24 रहस्यमय छोटा साथी। जब उसने इस औरत को देखा जिसके पास गर्म और सेक्सी फिगर था, आरव ने हल्की आवाज में कहा, बड़ी बहन काजल, तुम कल रात से जानबूझकर मुझसे दूरी बनाती लग रही हो। कल रात से काजल का उसके प्रति रवैया बदल गया था, और वो जानबूझकर उससे दूरी बनाती लग रही थी। वो जानता था कि शायद ये उसकी ताकत की वजह से था। पर चाहे कुछ भी हो, उसने काजल को अपना दोस्त माना था, और वो नहीं चाहता था कि ये दोस्ती ऐसे ही गायब हो जाए। जब आरव की बात सुनी, काजल के होंठ हिले और वो मना करना चाहती थी। पर जब देखा आरव का गंभीर एक्सप्रेशन, उसने आखिर में कोई बहाना नहीं दिया और बस हल्की आह भरी। ये बात नकारी नहीं जा सकती कि उसके पास आरव के लिए अच्छी छाप थी, और वो आरव को अपना दोस्त बनाना चाहती थी। पर आरव संप्रदाय का शिष्य था और बहुत आगे जाने वाला भी। इतना ही नहीं, भाड़े के सैनिकों और संप्रदाय के शिष्यों के बीच कोई दोस्ती होना बहुत मुश्किल था, और ये किसी और वजह से नहीं बल्कि इसलिए क्योंकि वो अलग हैसियत के लोग थे। अगर कोई और भाड़े का सैनिक होता तो वो इंसान संप्रदाय के शिष्य का दोस्त बनने से बहुत खुश होता। पर वो ऐसा नहीं सोचती थी क्योंकि इस तरह की दोस्ती ज्यादातर तरस के कारण होती थी। जब देखा काजल खामोश है, आरव बोला, बड़ी बहन काजल, मुझे नहीं पता कि तुम जानबूझकर मुझसे दूरी क्यों बना रही हो, पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैंने सच में तुम्हें अपना दोस्त माना है। क्यों? काजल ने पूछा। मैं सिर्फ एक मामूली भाड़े की सैनिक हूँ।
आरव मुस्कुराकर बोला, मैं दूसरों के साथ वैसा बर्ताव करता हूँ जैसा वो मेरे साथ करते हैं। जब हम सांप जंगल में घुसे और जबकि मैं अपनी ताकत छुपा रहा था, तुमने मुझे नीची नजर से नहीं देखा या दूसरों की तरह मुझसे दूरी नहीं बनाई। उल्टा तुम हर वक्त मेरी रक्षा और परवाह करती रही। उस पल से मैंने तुम्हें अपना दोस्त मान लिया। अगर मुझे पता होता कि तू इतना मजबूत है तो मैं तेरे काम में टांग नहीं अड़ाती। काजल ने आरव को आंखें घुमाकर देखा जबकि मुस्कुराई क्योंकि वो महसूस कर सकती थी कि आरव दिल से बोल रहा था। आरव मुस्कुराया और गंभीर एक्सप्रेशन से बोला, बड़ी बहन काजल, मुझे लगता है कि दोस्ती ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए ताकत, पैसा या दूसरी चीजों की जरूरत हो। तो तुम्हारे कुछ ख्याल सच में गलत हैं। काजल उसे टोकना चाहती थी पर उसका चेहरा अचानक लाल हो गया। क्योंकि जब सुना आरव ने कहा तुम्हारे कुछ ख्याल, तो इसने उसे कुछ याद दिला दिया। उसने जानबूझकर आरव से दूरी इसलिए नहीं बनाई थी क्योंकि वो उसके साथ दोस्त नहीं बन सकती थी, बल्कि इसलिए जब कुछ चीजों के बारे में सोचा तो उसका चेहरा और लाल हो गया। जब देखा काजल का चेहरा अचानक लाल हो गया, आरव थोड़ा उलझन में था। मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा। ये बोल्ड और साफ बोलने वाली औरत का चेहरा लाल क्यों हो गया? जब देखा आरव उसे घूर रहा है, काजल ने दिल में शर्मिंदगी वाले ख्याल दबाए, फिर आरव को तेजी से घूरा और वो बोली, क्या देख रहा है? वाह! आरव पूरी तरह चुप था। वो सच में कहना चाहता था कि वो समझ से बाहर है, पर उसने आखिर में खुद को रोक लिया। अभी काजल जानबूझकर उससे दूरी बनाना बंद करती लग रही थी। तो अगर वो उसे ऐसा कहता तो वो शायद गाली खाने से बच नहीं पाता। कलाई पलटने के साथ एक ताकत ताबीज आरव के हाथ में आया और उसने उसे काजल को दिया, फिर बोला, बड़ी बहन काजल, ये तुम्हारे लिए है। अगली बार मिलेंगे। बोलते ही वो वहां और नहीं रुका और दूरी में चमककर गायब हो गया। जब देखा आरव का शरीर गायब हुआ, काजल ने खुद से कहा, कितनी शर्म की बात है। वो सिर्फ 16 या 17 साल का है, मैं ऐसे ख्याल कैसे रख सकती हूँ। जब देखा सुनहरी लौ वाला ताबीज, काजल का शरीर तुरंत जम गया और उसके हाथ मदद के बिना कांपने लगे। लंबे वक्त बाद काजल ने जल्दी से वो ताबीज सीने पर कपड़ों के पीछे रख दिया और फिर उसने सिर उठाकर उस दिशा में देखा जहां आरव दूरी में गायब हुआ था। वो जैसे खोई हुई लग रही थी जब धीमी आवाज में बुदबुदाई, एक ऊंचे दर्जे का ताकत ताबीज। ये कैसे मुमकिन है? डॉट 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 डॉट। आरव रास्ते भर पागलों की तरह दौड़ता रहा और वो फुर्तीले बंदर की तरह घने जंगल में लगातार चमकता रहा। इस दौरान उसे कुछ अनजाने काले जानवर मिले, पर उसने उन पर हमला नहीं किया क्योंकि उन काले जानवरों के ग्रेड बहुत कम थे और वो नेदा भेड़िया घाटी जाकर उन जबरदस्त नेदा भेड़ियों को ढूंढने का इरादा रखता था। कुछ घंटों तक पागलों की तरह दौड़ने के बाद आरव आखिर रुका और फिर वो बगल के एक बड़े पेड़ पर कूदा, फिर दूरी की तरफ घूरने लगा। दूरी में पहाड़ बादलों को छू रहे थे और बिना अंत के चलते जा रहे थे। उसके लिए इसका अंत देखना नामुमकिन था। जब देखा असीम पहाड़, आरव का एक्सप्रेशन भारी था जब उसने धीमी आवाज में कहा, कहानी के मुताबिक महावन पर्वत के बीच के इलाके में एक विशाल काला जानवर साम्राज्य है। पता नहीं ये सच है। अगर भविष्य में मौका मिला तो मुझे बिल्कुल देखना चाहिए। जब यहाँ तक बोला, उसने सिर हिलाया और खुद का मजाक उड़ाते हुए बोला, अगर मैं 20 से ज्यादा दिन बाद बाहरी दरबार का शिष्य नहीं बन पाया और अगर मैं 3 महीने बाद लियू किंग्यू को नहीं हरा पाया तो मेरे पास अपनी जिंदगी भी नहीं होगी। काला जानवर साम्राज्य देखने की बात तो छोड़ो। आरव ने अपने ख्याल रोके और जेब से एक फटा हुआ नक्शा निकाला। मंजी के ग्रुप ने उसे ये नक्शा कल रात दिया था और ये महावन पर्वत की सीमा के कुछ इलाकों का नक्शा था। इतना ही नहीं, कुछ खतरनाक इलाके मंजी और बाकियों ने नक्शे पर निशान लगाकर बताए थे। नक्शे पर नजर डालने के बाद आरव की नजर आखिर में नेदा भेड़िया घाटी पर रुकी। नेदा भेड़िया घाटी का रास्ता याद करने के बाद आरव ने नक्शा रख दिया और पेड़ से नीचे उतरने वाला था। ठीक इस पल आरव का शरीर जो पहले से आगे झुका था तुरंत वही सख्त हो गया और उसकी नजर तेजी से दूरी की तरफ गई। एक बैंगनी परछाई अचानक 300 मीटर दूर घने जंगल से चमकी। बैंगनी परछाई बहुत तेज थी। नहीं, इसे अजीब कहा जाना चाहिए, क्योंकि बैंगनी परछाई टिमटिमा रही थी और वो हर टिमटिमाहट में करीब 100 मीटर की दूरी तय कर रही थी। जब देखा ये अजीब नजारा, आरव की खोपड़ी थोड़ी सुन्न हो गई और उसने जल्दी से सांस रोकी और कोई हरकत करने की हिम्मत नहीं की। बैंगनी परछाई ने 2 सांसों के वक्त में 300 मीटर की दूरी तय की और आरव जहां था वहां पहुंची। शुक्र है बैंगनी परछाई नहीं रुकी और वो उसके पास से चमककर गुजर गई।
ठीक जब आरव ने राहत की सांस ली, बैंगनी परछाई जो पहले से उसके 30 मीटर से ज्यादा पीछे थी अचानक रुक गई, और फिर वो चमकी फिर सीधा आरव के सामने आ गई। आरव का शरीर तुरंत जम गया। जब देखा ये छोटी चीज जो उसके सामने आई थी, आरव बिल्कुल हिला नहीं। वो गहराई से डर रहा था कि इस छोटी चीज को नाराज करके वो उसे खत्म कर देगी। वो एक नेवला था जो अचानक उसके सामने आया था, और वो बहुत प्यारा था। वो पूरी तरह बैंगनी रंग का था। उसका शरीर पतला और लंबा था, छोटे पैर, लंबे कान, गोल सिर, और उसकी छोटी पूंछ पीछे हिल रही थी। इतना ही नहीं, उसके माथे पर एक खूबसूरत खून लाल कमल का निशान था। बैंगनी नेवला हवा में रुका जबकि उसकी चंचल आंखें आरव को घूर रही थीं, और वो कभी कभी पलके झपका रहा था। वो बहुत प्यारा था, पर उसकी चंचल और प्यारी आंखों की नजर के नीचे आरव ने जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की, क्योंकि इस बैंगनी नेवले की अजीब रफ्तार ने सच में आरव को डरा दिया था, और ये ऐसी रफ्तार थी जो राजा लोक के एक्सपर्ट भी हासिल नहीं कर सकते थे। थोड़ी देर बाद बैंगनी नेवले की भौहें इंसान की तरह सिकुड़ गईं, और फिर वो आरव के 2 कदम करीब आया। उसकी छोटी नाक ने आरव के शरीर को सूंघा, और फिर जैसे उसने कुछ अच्छा देखा हो, जिससे छोटा साथी की बड़ी आंखें तुरंत चमक उठी। चाहे आरव जानवरों की भाषा नहीं जानता था, वो महसूस कर सकता था कि सामने वाला ये छोटा साथी खुश था, क्योंकि इस छोटे साथी का इस पल का एक्सप्रेशन बिल्कुल उसके उस दिन के एक्सप्रेशन जैसा था जब उसने देखा कि वो साधक बन सकता है। बैंगनी नेवले को जैसे आरव के पास कुछ अच्छा मिला हो, और उसकी नाक बिना रुके सूंघती रही जबकि उसके गोल चेहरे पर नशे में डूबा एक्सप्रेशन था। ठीक जब आरव भागने वाला था, उसके सामने वाला बैंगनी नेवला अचानक बैंगनी रोशनी की किरण में बदल गया और उसके सीने में घुस गया, और बैंगनी नेवले की इस अचानक हरकत ने आरव का दिमाग तुरंत खाली कर दिया। थोड़ी देर बाद आरव ने जल्दी से अपने शरीर की जांच की, और जब देखा शरीर के अंदर की हालत, आरव बुदबुदाया जैसे उसकी आत्मा निकल गई हो। ये कैसे मुमकिन है? ये कैसे मुमकिन है? हाँ, वो बहुत प्यारा छोटा साथी उसके शरीर में घुस गया था, या ज्यादा सही कहा जाए तो वो उसके शरीर के अंदर छोटे भंवर दांतियान में घुस गया था। पहले जब उसने अपना मन शरीर में डुबोया, उसने देखा कि बैंगनी नेवला उसके शरीर के अंदर छोटे भंवर दांतियान को नाप रहा था, और उसके छोटे चेहरे पर पहले जोश, फिर उलझन, फिर थोड़ी देर बाद फिर से जोश दिखा। बैंगनी नेवला बहुत जोश में लग रहा था, और वो उसके भावर दांतियान में बिना रुके टिमटिमा रहा था जैसे कोई भाड़े का सैनिक जिसने दफन खजाना ढूंढ लिया हो। ठीक इस पल आरव ने अचानक आंखें खोली, फिर एक बार फिर दूरी की तरफ देखा। एक काली परछाई दूरी में घने जंगल से चमकी, और जब देखा ये काली परछाई, आरव ने गुलब की जबकि उसका दिमाग खाली हो गया, क्योंकि ये काली परछाई हवा में उड़ रही थी, और वो बिना किसी बाहरी ताकत के उड़ रही थी। आरव नहीं जानता था कि बिना बाहरी ताकत के उड़ने के लिए किस तरह की साधना चाहिए। किसी भी हालत में राजा लोक और राजा लोक के ऊपर स्पिरिट लोक के एक्सपर्ट ये नहीं कर सकते थे, जबकि स्पिरिट लोक के ऊपर के एक्सपर्ट एक साथ लोक में थे। काली परछाई बहुत तेज थी, और वो तुरंत आरव के बगल में आ गई। काली परछाई पूरी तरह काली थी, और उसका पूरा शरीर काली ऊर्जा से लिपटा था। इतना ही नहीं, उसके चारों तरफ घूमने वाली अनगिनत काली ऊर्जा की किरणें कई जहरीले सांपों जैसी लग रही थी जो अपने दुश्मनों को निगलने को तैयार थे। काली परछाई नहीं रुकी, और वो दूरी की तरफ चमक गई। दूसरी तरफ आरव का चेहरा इस पल पीला पड़ चुका था। ये इसलिए था क्योंकि काली परछाई ने उसे देखा था, और ठीक इस एक नजर ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे वो नरक में गिर गया हो। डर का एहसास तुरंत उसके पूरे शरीर को ढक गया, और इसने उसे विरोध का जरा सा इरादा भी उठाने में असमर्थ कर दिया। नहीं, काली परछाई की एक नजर भी सहन न कर पाने से आरव के दिल के तल से शर्मिंदगी का एहसास उठा, और उसने धीमी आवाज में दहाड़ा, फिर जबरदस्ती सिर उठाकर उस दिशा में देखा जहां काली परछाई गायब हुई थी। उसका एक्सप्रेशन मजबूत था जब उसने कहा, मैं मरना पसंद करूंगा बजाय डरने के। तलवार संप्रदाय के शिष्यों की तलवार टूटना पसंद करेगी बजाय झुकने के, और तलवार संप्रदाय के शिष्य शर्मिंदा होने के बजाय मरना पसंद करेंगे। ये शब्द तलवार संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज ने कहे थे, और आरव ने इन्हें याद कर लिया था। बोलते ही आरव के दिल के तल का डर का एहसास तुरंत गायब हो गया। उसी वक्त उसके हाथ की तलवार तेजी से कांपने लगी। इसने एक साफ और गूंजती तलवार की आवाज निकाली, फिर क्लैंग की आवाज गूंजी, और तलवार अनगिनत टुकड़ों में बदल गई। दूसरी तरफ आरव की आंखें इस पल थोड़ी बंद थीं। अभी उन शब्दों को कहने के बाद वो एक अजीब और गहरी हालत में घुस गया था। आरव नहीं जानता था कि जब वो इस हालत में घुसा तो सिर्फ उसकी तलवार ही नहीं टूटी थी, उसके चारों तरफ के पेड़ भी सरसराए जैसे कोई अदृश्य चीज हिल रही हो।
अगर तलवार संप्रदाय के सात्विक मास्टर या तलवार संप्रदाय का मास्टर यहाँ होते तो वो जानते कि आरव किस हालत में था। ये ऐसी हालत थी जिसके सपने तलवार संप्रदाय में अनगिनत लोग देखते थे, क्योंकि ये समझ की हालत थी और ये किसी को वो तलवार इरादा समझने देती थी जिसे तलवार संप्रदाय में किसी ने कुछ 100 सालों से नहीं समझा था। ठीक जब आरव इस हालत में घुसा, हवा फटने की आवाज गूंजी। काली कपड़े वाली परछाई जो पहले दूरी में गायब हो गई थी अचानक मुड़ी, और जब उसने उस डरावनी आभा को महसूस किया, आरव ने तुरंत इस हालत को छोड़ दिया और होश में लौटा। ठीक जब वो होश में लौटा, पहले वाली वो काली कपड़े वाली परछाई उसके सामने भूत की तरह आ गई। तारांकन अध्याय 25 उससे चिपक गया। तारांकन। आरव ने अपने सामने खड़े इस काली परछाई के पूरे खानदान को गाली दी। भले वो समझ नहीं पाया कि वो हालत क्या थी, पर वो बिल्कुल उसके लिए फायदेमंद थी। पर ठीक ये बंदा जो न आदमी लगता था न भूत, उसने उसे उस हालत से बाहर निकाल दिया था। वो सच में चाहता था कि इस बंदे पर मुट्ठी मार दे। वो एक दूसरे से 2 मीटर से भी कम दूर थे, पर आरव काले कपड़े वाले इंसान का चेहरा नहीं देख पा रहा था, क्योंकि काले कपड़े वाले इंसान के चारों तरफ अनगिनत काली ऊर्जा की किरणें थी जो डरावनी आभा निकाल रही थी, और काली ऊर्जा से घिरा काला कपड़े वाला इंसान बहुत अजीब लग रहा था। काले कपड़े वाले इंसान से नजर मिलने के एक सांस के वक्त से भी कम में आरव ने तुरंत डरा हुआ एक्सप्रेशन दिखाया, जबकि वो घबराए हुए तरीके से कांप रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो चूहा हो जिसने बिल्ली देख ली हो। क्या तूने एक बैंगनी परछाई देखी? काले कपड़े वाले इंसान ने बोला। उसकी आवाज थोड़ी भारी थी और ये सुनने में थोड़ी खराब थी और लगती थी जैसे गले में कुछ अटका हो। जब सुना काले कपड़े वाले आदमी को, आरव का शरीर और जोर से कांपने लगा और उसके होंठ ऐसे कांपे जैसे वो घबराहट की वजह से बोल नहीं पा रहा हो। ठीक जब काले कपड़े वाले आदमी के चारों तरफ की काली ऊर्जा फैलने लगी, आरव के कांपते दाहिने हाथ ने पीछे की तरफ इशारा किया। जब उसने कांपती आवाज में कहा, मैंने एक बैंगनी परछाई यहाँ से चमक कर जाते देखी और फिर वो गायब हो गई। जब आरव की बात सुनी, काले कपड़े वाले आदमी के शरीर की काली ऊर्जा शांत हो गई। वो थोड़ी देर खामोश रहा, फिर उसने सिर से पांव तक कांपते आरव को देखा और फिर उसने सिर हिलाया। उसके मन में आरव से निपटने का इरादा था, पर जब देखा आरव की अभी की हालत तो उसने ऐसा ख्याल छोड़ दिया। वो सच में नश्वर लोक के एक्सपर्ट पर हाथ उठाने को बेइज्जती समझता था। इतना ही नहीं, ये ऐसा गया गुजरा बंदा था। अगर कोई जिद्दी बंदा होता तो शायद वो उसे तड़पाने में दिलचस्पी रखता, पर वो सच में इस जैसे बंदे पर अपनी गुण ऊर्जा बर्बाद नहीं करना चाहता था। ये बिल्कुल हाथी और चींटी जैसा था। अगर चींटी सावधान रहे तो हाथी जानबूझकर चींटी नहीं मारेगा। भाड़ में जा, काले कपड़े वाले आदमी ने बेरुखी से कहा। जब ये सुना, आरव ऐसा लगा जैसे उसे बड़ी माफी मिल गई हो। वो जल्दी से पेड़ से कूदा और फिर वो दूरी की तरफ पागलों की तरह भागा। जब भाग रहा था, आरव ने राहत की सांस ली और उसका एक्सप्रेशन नॉर्मल हो गया। उसके चेहरे पर डर का जरा सा निशान नहीं था और वो दिल में खुशकिस्मत महसूस कर रहा था। शुक्र है, मैंने सही अंदाजा लगाया। काले कपड़े वाला आदमी बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं था। तो अगर कोई ऐसे इंसान को बहुत जिद्दी दिखावा दिखाए या बिल्कुल डर न दिखाए, तो काला कपड़े वाला आदमी बिल्कुल उसे देखकर नफरत करेगा। तो उसने तुरंत कमजोर दिखावा किया और काले कपड़े वाले आदमी को उस पर हाथ उठाने से बेइज्जत महसूस कराया। शुक्र है, उसने सही अंदाजा लगाया था। जब देखा आरव गायब हुआ, काले कपड़े वाले आदमी ने हाथ हवा में उठाए और फिर उसके चारों तरफ की काली ऊर्जा तुरंत जैसे जिंदा हो गई और जोर से फूटी। एक पल में काली ऊर्जा 300 मीटर दूर तक बह निकली और जहां जहां से गुजरी, सारे पेड़ पौधे ऐसे लगे जैसे बर्फ हो जो उबलते तेल से मिली हो। वो तुरंत काले पानी के तालाब में बदल गए। कुछ और सांसों के वक्त बाद काले कपड़े वाले आदमी को बीच में रखकर उसके चारों तरफ 300 मीटर के इलाके में सब कुछ जमीन समेत काला हो चुका था। ये बहुत डरावना नजारा था। थोड़ी देर बाद काले कपड़े वाले आदमी ने सारी काली ऊर्जा वापस ले ली और उसने धीमी आवाज में बुदबुदाया। उसकी आभा यहाँ क्यों गायब हो गई? क्या हो सकता है कि किसी ने उसे मुझसे एक कदम पहले पकड़ लिया? जब यहाँ तक बोला, काला कपड़े वाला आदमी मुड़कर तलवार संप्रदाय की तरफ देखने लगा और उसने धीमी आवाज में कहा, क्या हो सकता है कि वो तलवार संप्रदाय का एक्सपर्ट हो? बोलते ही काला कपड़े वाला आदमी एक पल हिचका, फिर वो काली परछाई की किरण में बदल गया जो तलवार संप्रदाय की दिशा में गोली की तरह गई। डॉट 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 डॉट। आरव रास्ते भर पागलों की तरह दौड़ता रहा और वो करीब 6 घंटे तक भागा, फिर आखिर रुका जब आसमान काला हो गया। उसने चारों तरफ एक कुदरती गुफा ढूंढी और दरवाजे को ठीक से छुपाया
और फिर उसने चांद रोशनी पत्थर निकाला जो मंजी ने उसे कल दिया था। चांद रोशनी पत्थर की रोशनी के नीचे आरव ने गुफा के अंदर का नजारा साफ देखा। ये छोटी नहीं थी और मोटे तौर पर कुछ दर्जन खड़े लोगों को समा सकती थी, और इस गुफा में बहुत सारी जंगली घास थी। साफ था, ये शायद किसी काले जानवर की गुफा थी। जब देखा कि कोई खतरा नहीं है, आरव पालथी मारकर बैठ गया और फिर उसने पेट थपथपाया और बोला, छोटे साथी बाहर आ। चल ठीक से बात करते हैं। छोटा साथी आम काला जानवर नहीं था और ये साफ था छोटे साथी की अजीब रफ्तार से। पर वो थोड़ा उलझन में था कि छोटे साथी ने उसे क्यों चुना, और वो खासकर उलझन में था कि छोटा साथी उसके पेट में कैसे घुस सका। रुको, पेट नहीं बल्कि भंवर। ये सच में उसकी समझ के दायरे से बाहर था। तो उसने तय किया कि वो छोटे साथी से ठीक से बात करेगा। थोड़ी देर बाद उसके पेट से कोई हरकत नहीं हुई, और जब आरव ने देखा छोटे साथी की हालत, उसके मुंह के कोने तुरंत मुड़ गए। इस पल बैंगनी नेवला उसके भंवर दांतियान में आंखें बंद करके लेटा था और वो अक्सर सांस लेने की हल्की आवाज निकाल रहा था। साफ था, छोटा साथी पहले से सोच चुका था। आरव लगभग गुस्से से फट गया जब देखा छोटे साथी को ऐसा। ये छोटा साथी बिना कुछ कहे उसके पेट में घुस गया था और इसने एक स्वर्गतुल्य एक्सपर्ट को भी नाराज कर दिया था। इतना ही नहीं, वो लगभग काले कपड़े वाले आदमी के हाथों मारा गया था। वो रास्ते भर पागलों की तरह भागा था क्योंकि वो गहराई से डर रहा था कि काला कपड़े वाला आदमी उसके पीछे आकर उसे खत्म कर देगा अगर वो धीमा हुआ। ये कहा जा सकता है कि वो रास्ते भर डरा हुआ था और वो कुछ नहीं चाहता था सिवाय इसके कि दो और पैर उग जाएं। पर इस सब का कसूरवार वाकई उसके भावर दांतियान में सो चुका था। ये बर्दाश्त से बाहर था। करीब 1 घंटे तक छोटे साथी को बुलाने के बाद छोटा साथी आखिर छोटे भावर से बाहर आया। बैंगनी नेवला हवा में रुका जबकि उसके छोटे पंजे नींद भरी आंखें मल रहे थे, और वो नाराज लग रहा था कि आरव ने उसकी नींद खराब की। उसके बाद उसने आरव को तेजी से घूरा और जैसे वो काफी नहीं था, उसने तेजी से अपने छोटे पंजे आरव की तरफ मारे जैसे वो बहुत नाराज हो। आरव ने गुल्लप की। ये काला जानवर इंसान जैसा बहुत ज्यादा है। ये बिल्कुल काले जानवर जैसा नहीं लगता। एक पल के लिए वो बोलने को लाचार था। थोड़ी देर बाद बैंगनी नेवले की नींद उड़ गई और उसकी चंचल आंखें आरव को घूरने लगी जबकि बार बार पलकें झपका रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो आरव को नाप रहा हो। आरव ने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की बड़ी कोशिश की। थोड़ी देर बाद उसने इस प्यारे छोटे साथी को देखा और बोला, छोटे छोटे साथी, तू मुझे समझ पा रहा होगा। मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे कोई दिक्कत नहीं कि तू मुसीबत से बचने के लिए मेरे दांतियान में घुसा। वो काले कपड़े वाला आदमी चला गया है तो तू अब जा सकता है। ये छोटा साथी बहुत प्यारा था, बहुत प्यारा। अगर वो इसे वापस ले जाता और छोटी याओ को देता, छोटी याओ बिल्कुल बहुत खुश होती, या वो इसे बेच सकता था और ये बिल्कुल अच्छी कीमत में बिकता। पर आरव ने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की क्योंकि ये छोटा साथी बहुत रहस्यमय था। इतना ही नहीं, ये काले कपड़े वाले आदमी को बुला लेगा। तो उसने छोटे साथी से अलग होने का फैसला किया। बैंगनी नेवले ने पलकें झपकाई, पर उसने सिर नहीं हिलाया या मना नहीं किया, और वो बस आरव को टकटकी लगाकर घूरता रहा। तू अब सुरक्षित है तो तू घर जा सकता है, समझा। जब देखा छोटे साथी की कोई प्रतिक्रिया नहीं, आरव ने एक बार फिर दोहराया। इस बार बैंगनी नेवला जैसे आरव को समझ गया और उसने छोटा सिर हिलाया। साफ था, वो जाने को तैयार नहीं था। ये मुझसे जाने से मना कर रहा है। जब देखा छोटे साथी ने सिर हिलाया, आरव के मुंह के कोने फड़के। भले ये छोटा साथी बहुत प्यारा था, आरव ने अब भी उसे जाने देने का फैसला किया था, क्योंकि ये उसके लिए मुसीबत था और काला कपड़े वाला आदमी किसी भी वक्त फिर से खींचा आ सकता था। इतना ही नहीं, अगर उसने छोटे साथी को अपने दांतियान में रहने दिया तो वो चाहे जैसे भी सोचता उसे गलत लगता। मन बनाने के बाद आरव बोला, छोटे साथी, मैं इंसान हूँ और तू काला जानवर है। तेरे लिए मेरे साथ रहना खतरनाक है, समझा। बैंगनी नेवले ने पलकें झपकाई, पर उसने सिर नहीं हिलाया न मना किया। इंसान बुरे होते हैं और वो तुझे भून कर खा जाएंगे, समझा। बैंगनी नेवले ने सिर हिलाया और वो जैसे सच में सहमत था। तू जल्दी अपने घर लौट, मेरे पीछे मत आ। बैंगनी नेवले ने सिर हिलाया और वो जैसे उसे छोड़ने से मना कर रहा था। तू क्या चाहता है? आरव थोड़ा घबरा गया और उसकी आवाज तेज हो गई। जब देखा आरव गुस्सा हो गया, बैंगनी नेवला थोड़ा डरा हुआ लगा। वो पीछे हटा जबकि आंखों में नमी आई और उसके गोल छोटे चेहरे पर गलत समझे जाने वाला एक्सप्रेशन था।
क्या बदकिस्मती। जब देखा बैंगनी नेवले ने ऐसा दिखावा दिखाया, आरव को सिर दर्द महसूस हुआ। वो और पक्का था कि ये छोटा साथी आम काला जानवर नहीं था, क्योंकि एक काले जानवर को स्पिरिट लोक तक पहुंचना पड़ता था इंसान का रूप लेने और इंसान के बराबर बुद्धि रखने के लिए। पर उसके सामने वाला ये छोटा साथी साफ तौर पर स्पिरिट लोक तक नहीं पहुंचा था, वरना ये बहुत पहले इंसान का रूप ले चुका होता। ठीक इसलिए क्योंकि ये छोटा साथी स्पिरिट लोक तक नहीं पहुंचा था कि उसने महसूस किया ये छोटा साथी आम काला जानवर नहीं था। उसने कभी ऐसे काले जानवर के बारे में नहीं सुना था जो स्पिरिट लोक तक पहुंचने से पहले ऐसी बुद्धि रखता हो। भले उसने अपनी जिंदगी में कई काले जानवर नहीं देखे थे, उसकी प्रवृत्ति उसे बता रही थी कि ये छोटा साथी बिल्कुल आम काला जानवर नहीं था। आरव ने कंधे उचकाए और बोला, तो तू क्या करने का इरादा रखता है? जब सुना आरव को, बैंगनी नेवला मुस्कुराया और फिर उसके छोटे पंजे ने आरव के दांतियान की तरफ इशारा किया, जबकि उसके इरादे साफ थे। तू उसके अंदर रहना चाहता है? आरव ने पूछा। छोटे साथी ने जल्दी से छोटा सिर हिलाया। क्यों? ये सवाल जवाब देने में थोड़ा मुश्किल लगा। बैंगनी नेवले के छोटे पंजे ने आरव के दांतियान की तरफ इशारा किया, फिर खुद की तरफ, और फिर उसके छोटे पंजे लगातार हवा में इशारे करने लगे, जबकि उसका छोटा चेहरा जोश से भरा था। आरव उद्धरण चिन्ह डॉट उद्धरण चिन्ह। जब देखा आरव का उलझा हुआ एक्सप्रेशन, छोटा साथी ने छोटे पंजे हिलाना बंद कर दिया और फिर वो चमका और आरव के कंधे पर उतर गया। उसके बाद उसने छोटा सिर आरव के चेहरे पर रगड़ा, जैसे उनके रिश्ते बहुत अच्छे हो। आरव ने दिल में आह भरी। वो जानता था कि छोटा साथी अब उससे चिपक गया है और छोटे साथी की अजीब रफ्तार के सामने उसके पास भागने का मौका भी नहीं था। कोई बात नहीं, जो होगा सो होगा। किसी भी हालत में मेरे पास पहले से एक रहस्यमय छोटा भावर है, तो एक और रहस्यमय छोटा साथी होने में कोई दिक्कत नहीं। सब एक जैसा है जब तक मैं इसका अभ्यस्त हो जाऊं। जब उसने सोच लिया, आरव ने छोटे साथी की ताकत जानने का फैसला किया और इसने आरव को दर्द दिया। आरव ने एक उंगली उठाए और बोला, पहले दर्जे का काला जानवर। छोटे साथी ने सिर हिलाया। दूसरे दर्जे का काला जानवर। छोटे साथी ने सिर हिलाना जारी रखा। तीसरे दर्जे का काला जानवर। तारांकन अध्याय 26 लड़ाई। कुछ देर की मुश्किल बातचीत के बाद आरव ने आखिर छोटे साथी की ताकत समझ ली। छोटा साथी 9वें दर्जे का काला जानवर था, पर आरव को इसका पूरा यकीन नहीं था। किसी भी हालत में जब उसने 9 उंगलियां उठाई, तो छोटे साथी ने आखिर सिर हिलाया। जहां तक छोटे साथी की लड़ाई की काबिलियत की बात है, भागने की काबिलियत के अलावा इसकी बाकी काबिलियत बस देखने लायक भी नहीं थी। वो मजबूत शरीर जो काले जानवरों के पास होना चाहिए, वो छोटे साथी के पास नहीं था। वो विशाल शरीर का फायदा जो काले जानवरों के पास होता है, वो भी छोटे साथी के पास नहीं था। कुल मिलाकर तेजी से भागने के अलावा छोटे साथी के पास लड़ाई में कोई काबिलियत नहीं थी। इतना ही नहीं, जब आरव ने उससे पूछा कि वो क्या कर सकता है, कुछ बार टिमटिमाने के अलावा छोटा साथी बस अपनी बड़ी आंखें झपकाता रहा। आखिर में आरव ने ये ख्याल छोड़ दिया कि छोटा साथी एक दिव्य जानवर है। उसने कुछ कहानियां सुनी थी जहां कुछ लोग पहाड़ से गिर जाते, पर मौत से बच जाते, और यहाँ तक कि एक बेजोड़ एक्सपर्ट की छोड़ी हुई साधना विधि और तकनीकें हासिल कर लेते, या कोई जो किसी तरह की असाधारण आकर्षण के साथ पैदा होता और अनगिनत दिव्य जानवरों को झुककर समर्पण करने पर मजबूर कर देता। शुरू में उससे लगा कि उसके पास भी किसी तरह का असाधारण आकर्षण है, और उसने इस रहस्यमय दिव्य जानवर को अपने आगे झुका लिया। पर बेरहम हकीकत ने उसे बताया कि भागने में बहुत माहिर होने के अलावा इस रहस्यमय दिव्य जानवर के पास लड़ाई की ताकत का जरा सा भी निशान नहीं था। छोटा साथी उसके छोटे भावर को सच में पसंद करता लग रहा था, और छोटा साथी सुनहरी रोशनी की किरण में बदल गया और छोटे भावर में घुस गया जैसे ही उसने उससे बात खत्म की। छोटे भावर के अंदर एक छोटा तालाब था, और ये करीब 9 वर्ग मीटर के इलाके में था। छोटा तालाब पानी से भरा नहीं था, और ये गूढ़ ऊर्जा थी। ये सुनहरी गूढ़ ऊर्जा से भरा था। जब देखा इस सुनहरी गूढ़ ऊर्जा के तालाब को, आरव को दिल में थोड़ा दर्द महसूस हुआ, क्योंकि ये गूढ़ ऊर्जा का तालाब वो था जिसे उसने कुछ दसियों हजार ऊर्जा पत्थर खर्च करके जमा किया था। उसके लिए सबसे दुख की बात ये थी कि ये गूढ़ ऊर्जा का तालाब उसका नहीं था, और वो बिल्कुल इस गूढ़ ऊर्जा के तालाब को इस्तेमाल नहीं कर सकता था। इतना ही नहीं, उसके लिए और दुख की बात ये थी क्योंकि एक बैंगनी नेवला इस गूढ़ ऊर्जा के तालाब में था। हाँ, वो प्यारा बैंगनी नेवला उस सुनहरी गूढ़ ऊर्जा के तालाब में खुशी से तैर रहा था। जब देखा बैंगनी नेवले ने सुनहरी गूढ़ ऊर्जा के तालाब को अपना नहाने का टब बना लिया, आरव को दिल में खास बुरा लगा।
उसने अपना मन शरीर के अंदर से वापस खींचा और खुद को बुरा महसूस करने से रोकने के लिए आरव ने तैरते हुए नेवले को देखना बंद करने का फैसला किया। एक पल खामोश रहने के बाद आरव ने एक बार फिर उस अजीब हालत में घुसने की कोशिश की जो काले कपड़े वाले आदमी ने तोड़ दी थी। पर उसकी मायूसी के लिए अनगिनत बार कोशिश करने के बाद भी वो उस हालत में फिर से नहीं घुस पाया। ये सच में सिर्फ किस्मत से मिल सकती है, आरव ने धीमी आवाज में आह भरी। भले वो नहीं जानता था कि वो हालत क्या थी, उसकी प्रवृत्ति उसे बता रही थी कि अगर वो उस हालत में घुस पाता तो ये बिल्कुल उसके लिए बहुत फायदेमंद होती। पर बदकिस्मती से ये उस काले कपड़े वाले आदमी ने बिगाड़ दी थी। धम, ठीक इस पल एक जोरदार धमाका गूंजा, फिर एक विशाल काली परछाई बाहर से गुफा में घुसी और फिर वो आरव की तरफ टूट पड़ी। आरव का एक्सप्रेशन गंभीर हो गया। उसके लिए बचने में बहुत देर हो चुकी थी, तो उसने बिना सोचे उसकी तरफ बढ़ती विशाल परछाई पर मुट्ठी मार दी। धम, धिक्कार है। जैसे ही उसकी मुट्ठी विशाल परछाई से टकराए आरव दिल में चिल्लाया। उसके बाद एक जबरदस्त ताकत उसकी तरफ फैली, फिर एक दबी हुई कराह गूंजी और फिर उसका शरीर उड़कर पीछे गया। धम, उसका शरीर सीधा दीवार में धंस गया। दर्द, बहुत दर्द। आरव को इस पल यही महसूस हो रहा था। उसके पूरे शरीर की हड्डियां जैसे टूटने वाली थी। उसी वक्त आरव को दिल में खुशकिस्मत महसूस हुआ। वो खुशकिस्मत था कि उसने शरीर शोधन तकनीक सीखी थी। अगर उसने शरीर शोधन तकनीक नहीं सीखी होती और सुनहरी गूढ़ ऊर्जा से अपने शरीर को तपाया नहीं होता, तो वो बिल्कुल इस हमले से कीचड़ का ढेर बन चुका होता। जब उसने जबरदस्ती पूरे शरीर में सुन्नपन और दर्द दबाया, आरव जल्दी से दीवार से कूदा और जैसे ही वो नीचे उतरा, वो विशाल परछाई एक बार फिर उसकी तरफ टूट पड़ी। आरव की पुतलियां सिकुड़ गईं जब उसने विशाल परछाई को फिर से आगे बढ़ते देखा। उसकी सुनहरी गूढ़ ऊर्जा पागलों की तरह घूमी और उसके दाहिने मुट्ठी ने हल्की सुनहरी चमक लेकर उस विशाल परछाई पर मारी जो पहले से उसके सामने आ चुकी थी। धम, एक दबी हुई धमाके की आवाज गूंजी, फिर आरव फिर से उड़कर पीछे गया और वो एक बार फिर दीवार में गिरा। पर वो विशाल परछाई भी आरव के मुके से कुछ कदम पीछे हटी थी। कितना जबरदस्त! जब महसूस किया दाहिने हाथ में तेज दर्द, आरव हिल गया। सुनहरी गूढ़ ऊर्जा के बढ़ावे के नीचे वो वाकई फिर से उड़कर पीछे गया और ये ताकत उसकी खुद की ताकत से बहुत ज्यादा थी। वो शायद इससे मजबूत नहीं होता चाहे वो ताकत ताबीज इस्तेमाल करता। जब दिमाग में ख्याल चमके, आरव फिर से दीवार से कूदा। इस बार विशाल परछाई फिर से आगे नहीं बढ़ी और इसने उसे इसे साफ देखने दिया। ये एक विशाल धूसर भेड़िया था जो उसके सामने खड़ा था। धूसर भेड़िए का आकार उसके खुद के आकार से 3 गुना था और ये करीब 2 मीटर ऊंचा था। आरव बस एक बच्चे जैसा था जो एक बड़े के सामने खड़ा हो जब वो इस विशाल परछाई के सामने खड़ा था। एक विशाल शरीर रखने के अलावा उस धूसर भेड़िए की सबसे ध्यान खींचने वाली चीज उसके पंजे थे और वो 2 नुकीले दांत जो उसके मुंह से निकले थे। धूसर भेड़िए के पंजे 1 हाथ की लंबाई के करीब थे और वो डरावनी और ठंडी चमक निकाल रहे थे। इतना ही नहीं, धूसर भेड़िए के अगले पंजे कभी कभी जमीन पर घिसते थे और हर बार ऐसा होने पर कुछ बहुत गहरी दरारें बन जाती थी। दूसरी तरफ उसके नुकीले दांत पूरे 10 इंच से ज्यादा लंबे थे और वो मौत के देवता की इस्तेमाल की जाने वाली हंसिया की तरह थोड़े मुड़े हुए थे जो आदमी की जिंदगी काटती है। ये काफी डरावना था। एक पीक 9वें दर्जे का काला जानवर। एक नजर में आरव ने इस धूसर भेड़िए का दर्जा तय कर लिया। जब उसने चारों तरफ नजर घुमाई, आरव समझ गया कि ये धूसर भेड़िया अचानक उस पर हमला क्यों करेगा। ये धूसर भेड़िया साफ तौर पर इस गुफा का मालिक था और उसका अचानक इस जगह में घुसना बिल्कुल काले जानवरों की दुनिया में एक तरह की चुनौती थी। आरव ने गहरी सांस ली, फिर उसने अपने अंग फैलाए जिससे उसके पूरे शरीर के जोड़ तुरंत चटकने लगे। ये 9वें दर्जे का काला जानवर ठीक वैसा निशाना था जो उसे संतुष्ट करता था। धूसर भेड़िया आरव को आंखों में खूंखार चमक के साथ घूर रहा था और उसके पंजे लगातार जमीन खोद रहे थे। वो इस इंसान से पूरी तरह भड़का हुआ था जिसने उसकी इज्जत का अपमान करने की हिम्मत की थी और उसने सिर उठाया और गुस्से से दहाड़ा, फिर वो आगे झपटा। वो एक धूसर परछाई में बदल गया जो जोर से आरव पर टूट पड़ी। आरव की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं जब देखा धूसर भेड़िया उसकी तरफ बढ़ रहा है। उसके पैर ने लोहे के हल की तरह जमीन पर एक गहरी लकीर खींच दी और फिर उसका शरीर आधा झुका जबकि उसने दाहिना हाथ फैलाया और उसे मुट्ठी में बंद किया। उसके बाद उसका दाहिना हाथ पीछे सिकुड़ा जबकि उसने धीरे से बायां हाथ भी कसकर बंद किया और फिर एक चमकदार सुनहरी चमक उसके दाहिने मुट्ठी पर चमकी। इस पल उसके चेहरे पर डर का जरा सा निशान नहीं था।
जब धूसर भेड़िया आरव के सामने कुछ इंच दूर आकर पहुंचा, आरव गुस्से से चिल्लाया जब उसका दाहिना हाथ अचानक तेजी से आते धूसर भेड़िए की तरफ मारा। धम, आदमी और भेड़िया सीधे तरीके से जोर से टकराए। टक्कर की जबरदस्त ताकत ने आरव के पैरों को जमीन रगड़ते हुए तेजी से पीछे हटाया। जमीन पर कुछ मीटर लंबी लकीर खोदने के बाद वो आखिर दीवार से टकराया, जिससे पूरी गुफा तुरंत गड़गड़ाहट की लहर से पीड़ित हुई। दूसरी तरफ धूसर भेड़िया बस कुछ कदम पीछे हटा था। जब देखा धूसर भेड़िया उसके हमले से पीछे हटा था, भले आरव का पूरा शरीर दर्द कर रहा था, वो अब भी दिल में खुश था, क्योंकि ये धूसर भेड़िया हराना नामुमकिन नहीं था। जब यहाँ तक सोचा, आरव ने मुट्ठी हिलाई और दूरी में धूसर भेड़िए की तरफ देखा, और फिर उसने अंगूठा उठाया, फिर उसे नीचे की तरफ मोड़ा। उसके बाद उसने तर्जनी उंगली फैलाई और धूसर भेड़िए की तरफ चुनौती भरे इशारे में हिलाई। आओ। भले धूसर भेड़िए के पास इंसानी बुद्धि नहीं थी, उसके पास अब भी कुछ बुद्धि थी, और वो गुस्से से भर गया जब देखा आरव ने ऐसा चुनौती भरा इशारा किया। उसने सिर उठाया और गुस्से से दहाड़ा, फिर वो झपटा। उसके पंजों पर ठंडी चमक चमकी और वो हवा फाड़ने की तेज आवाज की लड़ी लेकर ऊपर से आरव की तरफ जोर से पंजा मारा। जब देखा धूसर भेड़िया झपटा, आरव की आंखें सिकुड़ गईं और फिर उसका शरीर आधा झुका जबकि उसने हाथों को मुट्ठी में बंद किया। जब धूसर भेड़िया उसके शरीर के सामने पहुंचा, आरव गुस्से से चिल्लाया, फिर अचानक दोनों मुट्ठियां बाहर मारी। धम, दोनों टकराए और फिर आरव की मुट्ठियों से तेज दर्द आया। आरव ने दबी हुई कराह निकाली जबकि मुंह से खून का फव्वारा निकला। दूसरी तरफ धूसर भेड़िया भी उड़कर पीछे गया, पर अगले पल धूसर भेड़िया दहाड़ा, फिर वो एक बार फिर कूदा और आरव की तरफ झपटा। आरव की पुतलियां सिकुड़ गईं जब देखा धूसर भेड़िया एक बार फिर झपटा। उसने दिल में उबलते खून को दबाया, फिर उसका दाहिना पैर अचानक जमीन पर पड़ा और उसने इस जवाबी ताकत पर भरोसा किया और अपने शरीर को तुरंत आगे उड़ाया। उसका दाहिना मुट्ठी हवा फाड़ने की आवाज लेकर जोर से धूसर भेड़िए के सिर पर मारा। धम, आदमी और भेड़िया एक बार फिर टकराए, पर इस बार धूसर भेड़िया फिर से उड़कर पीछे नहीं गया और उसने अपने पंजों से जबरदस्ती आरव की मुट्ठियां पकड़ ली। उसके बाद उसके लंबे नुकीले दांत जोर से आरव के सिर पर चुभे। जब देखा उसकी मुट्ठियां रोकी गई और वो दो नुकीले दांत उसकी तरफ चुभ रहे थे, आरव दिल में चौंका और उसने बिना सोचे अपने पैर से धूसर भेड़िए के पेट पर मारा। धम, धूसर भेड़िया पेट पर हमला होने से चीखा और उसके पंजों ने तुरंत आरव के हाथ छोड़ दिए। आरव चौंका और ठीक इसी पल की लापरवाही ने धूसर भेड़िए के पंजों को जोर से आरव के सीने पर खरोंचने दिया। आरव तुरंत ऐसा लगा जैसे उसे भारी चोट लगी हो और उसका शरीर उड़कर पीछे गया। धम, कुछ मीटर उड़ने के बाद वो एक बार फिर दीवार में गिरा। खांसी। आरव बड़ी मुश्किल से खड़ा हुआ और उसका दिमाग थोड़ा चकरा रहा था। ठीक इसी पल एक जोड़ी तेज पंजे जैसे जगह से गुजरे और एक बार फिर उसके सीने की तरफ जोर से मारे। एक पल में तेज पंजों की जोड़ी तूफान जैसी थी जो अनगिनत बार आरव के सीने, चेहरे और सिर पर मारी गई। डिंग डिंग, जब ये अनगिनत वार आरव के शरीर पर पड़े तो ऐसा लगा जैसे वो तेज पंजे धातु पर मार रहे हो। उन्होंने न सिर्फ आरव के शरीर पर अनगिनत खून के निशान खोल दिए, धातु के टकराने की आवाज लगातार गूंजी और ये एक खूबसूरत संगीत रचना जैसी थी। तारांकन अध्याय 27 लड़ो। तारांकन। धम, धूसर भेड़िए ने अपना सिर आरव के पेट पर मारा जिससे जोरदार धमाका गूंजा, फिर आरव का शरीर जमीन घिसकते हुए पीछे उड़ गया। धड़ाम, आखिर में वो गुफा की दीवार से टकराया जिससे अनगिनत पत्थर बारिश की तरह गिरे और आरव को नीचे दबा दिया। धूसर भेड़िया आरव को बिल्कुल छोड़ने वाला नहीं था। ठीक जब वो आरव को अपने पेट में निगलने का इरादा रखता था, गुफा के बाहर से अचानक भेड़िए की दहाड़ गूंजी। जब सुना ये दहाड़, धूसर भेड़िए का एक्सप्रेशन बदल गया और उसने बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं की और गुफा से बाहर भाग गया। ठीक जब धूसर भेड़िया गया, आरव पत्थरों के ढेर के नीचे से रेंग कर निकला। इस पल उसका दिमाग और होश थोड़ा धुंधला था और वो सिर्फ यही महसूस कर पा रहा था कि उसका पूरा शरीर दर्द से भरा है। बहुत दर्द, ऐसा दर्द जो हड्डियों तक उतर गया था। अगर वो बहुत मजबूत इच्छाशक्ति से खुद को होश में रखने पर मजबूर न करता तो वो शायद अब तक दर्द से बेहोश हो चुका होता। थोड़ी देर बाद आरव का दिमाग आखिर थोड़ा साफ हुआ और जब देखा धूसर भेड़िया गायब है तो सबसे पहला काम जो उसने किया वो था भागना। एक बार जब वो धूसर भेड़िए की गुफा से निकला, आरव ने एक घना पेड़ ढूंढा और उसके ऊपर पालथी मारकर बैठ गया। फिर उसने सिर झुकाकर अपने शरीर की हालत देखी और आरव तुरंत ये नजारा देखकर सांस खींच ली। इस पल उसके कपड़े पहले से चिथड़े हो चुके थे और उसका शरीर खून के निशानों से घना ढका था।
वो खून के निशान उसके शरीर पर बहुत अनियमित तरीके से एक दूसरे को काट रहे थे और शरीर पर सूखे नहीं हुए खून के साथ। ये बहुत डरावना लग रहा था। मैंने इस बार दुश्मन को कम आंका। आरव कड़वी हंसी के साथ सिर हिलाया। उस दिन उसने विशाल अजगर राजा को मुट्ठियों से मारा था और फिर उसने एक 7वें दर्जे के काले जानवर दोपंख अजगर को एक तलवार के वार से खत्म कर दिया था। इसने उसे सोचने दिया कि 9वें दर्जे के काले जानवर बिल्कुल कुछ खास नहीं होंगे। पर हकीकत ने उसे बताया कि 9वें दर्जे के काले जानवर 7वें दर्जे के काले जानवरों से बहुत ज्यादा मजबूत थे। पर उसने अपनी ताकत को ज्यादा आंका और 9वें दर्जे के काले जानवर से जिस्मानी ताकत में मुकाबला किया और वो सच में मौत को बुलाने जैसा था। पर इस लड़ाई ने उसे थोड़ा हैरान भी किया क्योंकि उसकी जिस्मानी ताकत वाकई इतनी जबरदस्त थी। भले उसके और एक 9वें दर्जे के काले जानवर के बीच जिस्मानी ताकत में अब भी फासला था, ये नकारी नहीं जा सकती थी कि उसके शरीर की बचाव की काबिलियत और ताकत एक ही साधना वाले इंसान से मजबूत थी। शायद पहले स्वर्ग लोक के एक्सपर्ट का शरीर भी उसके खुद के जितना जबरदस्त न हो। इस खोज ने उसे थोड़ा खुश महसूस कराया। पहले शरीर शोधन तकनीक सीखना वो था जो उसने इसलिए किया क्योंकि उसके पास कोई और चारा नहीं था। पर उसने कभी सोचा नहीं था कि जब वो सुनहरी गूढ़ ऊर्जा से शरीर शोधन तकनीक के मुताबिक अपने शरीर को तपाएगा, तो ये वाकई ऐसी हद तक जबरदस्त होगी। भविष्य में उसका शरीर खुद दुश्मनों के खिलाफ एक तुरुप का पत्ता बन सकता था। जब शरीर में तेज दर्द ने उसे एक बार फिर मारा, आरव ने अपने ख्याल रोके फिर आंखें थोड़ी बंद की। उसके शरीर में सुनहरी गूढ़ ऊर्जा उभरी और उसके बहुत जख्मी शरीर को ठीक करने लगी। सुनहरी गूढ़ ऊर्जा कई गर्म धाराओं जैसी थी जो उसके पूरे शरीर में बह रही थी। जहां जहां से गुजरी, आरव ने साफ महसूस किया कि उसकी चोटें ठीक हो रही हैं, और भले ये थोड़ा धीमा और नोटिस करने में मुश्किल था, वो अब भी इसे महसूस कर पा रहा था। इसने उसे खुश महसूस कराया और फिर उसने शरीर के अंदर गूढ़ ऊर्जा का घुमाव तेज कर दिया। रात बिना पता चले गुजर गई। जब क्षितिज पर लाल उगता सूरज उगा, आरव जो पेड़ पर पालथी मारकर बैठा था उसने आंखें खोली। 6 ऊर्जा पत्थर खर्च करने और एक रात का वक्त लगने के बाद भले उसके शरीर की चोटें पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी, वो पहले से लड़ने लायक हो चुका था। आरव पेड़ से कूदकर जमीन पर उतरा और फिर उसने अंग फैलाए। जब महसूस किया शरीर के अंदर भरपूर गूढ़ ऊर्जा, आरव कान से कान तक मुस्कुराया और उसने दिल में कहा, ऊर्जा पत्थर सच में कमाल है और मैं इनकी वजह से बेफिक्री से अपनी गूढ़ ऊर्जा खर्च कर सकता हूँ। अगर उसके पास ऊर्जा पत्थरों की लगातार सप्लाई न होती, तो इस बार जो भारी चोट लगी थी वो ठीक होने में 5 या 6 दिन का वक्त लिए बिना नामुमकिन थी। बाओ इस जिंदाबाद। जब सोचा कि उसके पास अब भी कुछ दसियों हजार ऊर्जा पत्थर हैं, आरव को लगा कि तलवार संप्रदाय लौटकर बाओ एर को बाहों में लेकर उसके गाल पर लंबा चुम्मा दे। ये ऊर्जा पत्थर सच में उसके लिए बहुत काम के थे। थोड़ी देर खुश होने के बाद आरव की कलाई पलटी और एक छोटा खंजर उसके हाथ में आया। उसकी तलवार उस दिन बिना किसी वजह के टुकड़ों में टूट गई थी और उसके पास कोई और तलवार नहीं थी, तो वो सिर्फ इस खंजर को बदल के तौर पर इस्तेमाल कर सकता था। जब खंजर पकड़ा, आरव एक फुर्तीले तेंदुए जैसा था जब वो दूसर भेड़िए की गुफा की तरफ बढ़ा क्योंकि वो ऐसे अच्छे विरोधी को जाने देने को तैयार नहीं था। डॉट 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 धम। दूसर भेड़िए की गुफा के अंदर आदमी और भेड़िया एक बार फिर लड़ाई में उलझ गए। दूसर भेड़िया इस इंसान से सच में भड़का हुआ था जिसने दूसरी बार उसका अपमान किया था, और वो जैसे पागल हो गया था जब उसके तेज पंजे और नुकीले दांत पागलों की तरह आरव पर झपटे। इस बार आरव ने समझदारी से काम लिया। उसने दूसर भेड़िए से ताकत में मुकाबला करना बंद कर दिया और उसने इसके खिलाफ तकनीक इस्तेमाल की। अब उसने दूसर भेड़िए पर सीधे हमला करना बंद कर दिया और उसने इसके खिलाफ मार और भाग की चाल चलनी शुरू कर दी। जब तक वो मौका पकड़ता, उसके हाथ का खंजर दूसर भेड़िए के शरीर से खून की कुछ लकीरें उड़ा देता। दूसर भेड़िए का आकार फायदा था, पर इसे नुकसान भी माना जा सकता था। बिल्कुल इस पल की तरह इसका आकार किसी काम का नहीं था। न सिर्फ ये इसकी वजह से फुर्ती से लड़ पाने में असमर्थ था, बल्कि आरव ने इसे जिंदा सैंडबैग भी बना लिया था इसकी वजह से, और इसने आरव के खंजर को घुमाते ही कभी न चूकने दिया। पर आरव के लिए भी ये आसान नहीं था, क्योंकि जब दूसर भेड़िया कभी कभी उसके शरीर से टकराता, तो इससे उसका पूरा शरीर ऐसा महसूस करता जैसे टूट रहा हो। अगर सुनहरी गूढ़ ऊर्जा के लगातार उसके शरीर को ठीक करने के लिए न होता, तो वो शायद पहले से जमीन पर गिर चुका होता। आदमी और भेड़िया करीब 2 घंटे तक वार पलटवार करते रहे। इस पल आरव के शरीर पर पहले से 10 से ज्यादा पंजे के निशान थे, जबकि दूसर भेड़िए का शरीर भी चोटों से घना ढका था।
पर दूसर भेड़िए के आकार और उसके शरीर की बचाव की काबिलियत के साथ वो सब सिर्फ सती चोटें मानी जा सकती थी और वो बिल्कुल उसे अंदर से जख्मी करने में असमर्थ थी। एक पल की लापरवाही ने आरव को दूसर भेड़िए से उड़कर पीछे जाने दिया। पर अगले पल आरव जो दीवार में धंस गया था कूदकर निकला और दूसर भेड़िए की तरफ बढ़ा। दूसर भेड़िए की पलकें फड़की जब देखा इस इंसान को एक बार फिर उसकी तरफ बढ़ते। साफ था जिस तरह आरव अपनी जिंदगी की परवाह न करते हुए लड़ रहा था उससे दूसर भेड़िए को थोड़ा डर लगने लगा था। पर भले वो डर रहा था दूसर भेड़िया पीछे नहीं हटा। अगर ये कोई और जगह होती तो शायद वो मौत तक नहीं लड़ता। पर ये उसकी मांग थी और वो अपनी मांग को किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगा। 2 घंटे और लड़ने के बाद ये लड़ाई आखिर आरव के हार मानकर भागने के साथ खत्म हुई। आरव के पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं था क्योंकि उसके शरीर की गूढ़ ऊर्जा पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। आखिर उसने खंजर के हर वार के साथ अपनी गूढ़ ऊर्जा इस्तेमाल की थी और अपनी सुनहरी गूढ़ ऊर्जा के सपोर्ट के बिना वो बिल्कुल दूसर भेड़िए की बचाव को तोड़ने में असमर्थ होता। इतना ही नहीं, गूढ़ ऊर्जा को उसके शरीर को ठीक करना था तो ये उसके लिए इस तरह खर्च करने के लिए बिल्कुल काफी नहीं थी। तो उसके पास अभी के लिए पीछे हटने के अलावा कोई चारा नहीं था। दूसर भेड़िए ने पीछा नहीं किया जब देखा आरव हार मानकर भागा और वो जमीन पर लेट गया फिर हाँफने लगा। 4 घंटे से ज्यादा की लड़ाई और इस बात के साथ कि आरव ऐसे लड़ा जैसे उसने अपनी जिंदगी की परवाह नहीं की, इसने दूसर भेड़िए को बहुत थका दिया। अब वो बस उम्मीद करता था कि ये इंसान उसकी गुफा में फिर से नहीं आएगा। पर वो निराश हुआ। 1 घंटे से भी कम बाद वो इंसान एक बार फिर उसकी गुफा में आ गया था और फिर लड़ाई का एक और दौर शुरू हुआ। बिल्कुल इसी तरह आरव कुछ घंटों तक दूसर भेड़िए से लड़ा और फिर वो भागा। अपनी गूढ़ ऊर्जा ठीक होने के बाद वो फिर से दूसर भेड़िए को ढूंढने गया और ये 2 दिन तक चलता रहा। दूसर भेड़िया जितना लड़ता गया उतना ज्यादा दुखी महसूस करता गया जबकि आरव जितना लड़ता गया उतना ज्यादा जोश में आता गया। हर बार जब वो भागने के बाद दूसर भेड़िए से लड़ने लौटता उसकी लड़ाई की तकनीक थोड़ी सुधर जाती और इसने दूसर भेड़िए को बहुत और पूरी तरह दुखी महसूस कराया। इस दौरान दूसर भेड़िए ने आरव का पीछा करने की कोशिश की थी जब वो भागा, पर वो निराश हुआ। उसके सामने वाला ये इंसान बस इंसान जैसा नहीं था। वो लड़ते हुए भागता था और जब वो सच में लड़ने में असमर्थ होता तो वो पेड़ पर चढ़ जाता। दूसर भेड़िया इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वो उड़ने वाला काला जानवर नहीं था और वो सिर्फ अपने सिर से पेड़ पर मार सकता था। पेड़ के बाद पेड़ गड़गड़ा कर गिरे पर वो इंसान बस जमीन पर नहीं गिरता था तो आखिर में उसने हार मान ली। छठे दिन जब आरव दूसर भेड़िए से लड़ा वो अब और नहीं भागा। वो पहले से दूसर भेड़िए से आसानी से लड़ पा रहा था। 3 दिन बाद आरव पहले से उनकी लड़ाई में बेहतर हालत में था और उसने लड़ाई की रफ्तार पूरी तरह काबू में कर ली थी। आरव दूसर भेड़िए की पीठ पर बैठा था जब उसके पैर इसके किनारों पर कसकर जकड़े थे और उसकी मुट्ठियां हल्की सुनहरी चमक से चमक रही थी जब वो दूसर भेड़िए के सिर पर मार रही थी। हर एक मुक्का मजबूती से दूसर भेड़िए पर पड़ा और दूसर भेड़िए की चीखें गुफा में गूंजी। आरव से छुटकारा पाने के लिए दूसर भेड़िया जमीन पर लुढ़का और आरव को साथ लेकर गुफा की दीवारों से टकराया। दीवारों पर अनगिनत बड़े गड्ढे टूटकर खुले पर आरव ने बस छोड़ने से मना कर दिया और वो हर मौके पर दूसर भेड़िए के सिर पर एक मुक्का मारता। अभी आदमी और भेड़िया मुकाबला कर रहे थे कि कौन पहले हिम्मत हारेगा। ये करीब 2 घंटे तक चलता रहा जब अचानक गुफा में खामोशी छा गई। आदमी और भेड़िया दोनों जमीन पर पड़े थे। आरव अब भी सांस ले रहा था जबकि दूसर भेड़िया भी अब भी सांस ले रहा था। वो 3 मीटर दूर से एक दूसरे को घूर रहे थे पर दोनों में से कोई भी आगे नहीं बढ़ा क्योंकि दोनों के पास कोई ताकत नहीं बची थी। जब दूसर भेड़िया आरव को देख रहा था उसकी नजर गहरे डर से भरी थी और जो वो अभी महसूस कर रहा था वो ये था कि ये इंसान काले जानवर से भी ज्यादा डरावना था। दूसरी तरफ आरव की आंखें जोश से चमक रही थी क्योंकि उसने बिना किसी तलवार तकनीक के 9वें दर्जे के काले जानवर को हरा दिया था। भले उसने इसे पूरा करने में लगभग 10 दिन लगाए, ये अब भी कुछ था जो उसने पूरा किया था। 1 घंटे बाद आरव धीरे से जमीन से रेंग कर उठा। इस पल वो पहले से 50% से ज्यादा ठीक हो चुका था। जब देखा आरव खड़ा हुआ दूसर भेड़िए ने आखिर उसकी आंखों में डर का एक्सप्रेशन दिखाया। वो भी रेंग कर उठना चाहता था पर वो आखिर में नाकाम रहा। आरव धीरे धीरे दूसर भेड़िए की तरफ चला जबकि हाथ आगे पीछे हिला रहा था और उसने एक डरावनी मुस्कान दिखाई। भीतरी केंद्र निकालने और भेड़िए की खाल इकट्ठा करने का वक्त आ गया था।
ठीक इस पल एक बैंगनी रोशनी चमकी और बैंगनी नेवला आरव के सामने आ गया। बैंगनी नेवले के छोटे पंजे ने जमीन पर दूसर भेड़िए की तरफ इशारा किया, फिर आरव को देखा, फिर उसने जल्दी से छोटा सिर हिलाया। आरव चौंका और फिर उसने पूछा, तू चाहता है कि मैं इसे बख्श दूं? बैंगनी नेवले ने जल्दी से सिर हिलाया। मजाक मत कर, भीतरी केंद्र बहुत कीमती है और भेड़िए की खाल भी बहुत कीमती है। मैं इसे कैसे बख्श सकता हूँ? जब सुना आरव को, छोटा साथी चमक कर आरव के पास आया और अपने छोटे पंजे से आरव की नाक रगड़ी और इसने खुश करने वाला एक्सप्रेशन दिखाया। आरव को सिर दर्द महसूस हुआ जब देखा छोटे साथी ने फिर से ये चाल चली और फिर उसने जमीन पर दूसर भेड़िए को देखा। आरव चौंक गया जब देखा दूसर भेड़िए का इस पल का दिखावा, क्योंकि दूसर भेड़िए का शरीर वाकई हल्के से कांप रहा था और उसकी आंखें साफ तौर पर डर लिए थी जबकि वो बैंगनी नेवले को देख रहा था। ये भेड़िया छोटे साथी से डरता है। ये आरव का इस पल का ख्याल था। उसने दूसर भेड़िए को देखा और फिर उसने प्यारा दिखावा करने वाले बैंगनी नेवले को देखा, फिर बोला, ये तुझसे डरता है। बैंगनी नेवले ने पलकें झपकाई और फिर उसने दूसर भेड़िए को देखा, फिर से पलकें झपकाई। उसके बाद ये एक झटके में दूसर भेड़िए के सिर पर उतरा। जब देखा बैंगनी नेवला उसके सिर पर उतरा, दूसर भेड़िए का शरीर और जोर से कांपने लगा और उसका शरीर पूरी तरह जमीन पर दबा हुआ था। ये नौकर जैसा विनम्र था। बैंगनी नेवले ने अपने छोटे पंजे से दूसर भेड़िए के सिर पर थपकी दी और फिर संतुष्टि से सिर हिलाया। साफ था, वो दूसर भेड़िए के रवैये से बहुत संतुष्ट था। अगले पल बैंगनी नेवले ने अपना छोटा पंजा हिलाया और फिर आरव की हैरान नजर के नीचे दूसर भेड़िया बैंगनी रोशनी की किरण में बदल गया और आरव के शरीर में घुस गया। इस पल आरव भौचक्का रह गया। तारांकन अध्याय 28 अनचाहा हादसा। जब होश में लौटा, आरव ने जल्दी से शरीर के अंदर की हालत चेक की। जैसे उसने सोचा था, दूसर भेड़िया जो उसने मार मार कर अधमरा कर दिया था वो उसके भंवर दांतियान के अंदर चारों तरफ जिज्ञासा से नाप रहा था। जब देखा अपने सामने का नजारा, दूसर भेड़िया पल भर के लिए चौंका, फिर बैंगनी नेवले की तरह वो भी बहुत खुश दिखने लगा जब वो अभी अभी उसके दांतियान में घुसा था और फिर वो उसके भंवर दांतियान के अंदर लगातार घूमने लगा। थोड़ी देर घूमने के बाद दूसर भेड़िए ने गूढ़ ऊर्जा का तालाब देखा और ये खोज उसके लिए असाधारण थी। वो जैसे एक आदमी था जो कुछ दिन से भूखा था और आखिर में गोश्त की प्लेट से मिला हो, और यहाँ तक कि उसकी आंखें लाल हो गईं। पर दूसर भेड़िया उसमें कूदकर नहाने नहीं लगा जैसे छोटे साथी ने किया था। वो तालाब के किनारे ऊपर नीचे टहल रहा था और वो कूदना चाहता था पर जैसे किसी चीज से डर रहा हो। आरव ने आंखें खोली और अपने सामने बैंगनी नेवले को देखा। कहने की जरूरत नहीं, ये उसके लिए बहुत हैरान करने वाला था। उसने सच में कभी सोचा नहीं था कि छोटा साथी वाकई काले जानवरों को उसके भंवर दांतियान में भेज सकता है। इतना ही नहीं, दूसर भेड़िए के उसके दांतियान में घुसने के बाद वो बहुत खुश लग रहा था और इसने आरव को बहुत उलझन में डाल दिया। छोटा साथी उसके भावर में क्यों घुस पाया? छोटा साथी काले जानवरों को भावर में क्यों भेज पा रहा था? दूसर भेड़िया छोटे साथी से क्यों डरेगा? आखिर वो भावर क्या था? ये इतना चमत्कारी क्यों था? सवालों की लड़ी आरव के दिमाग में आई, पर वो जवाब ढूंढने में नाकाम रहने वाला था। क्योंकि जब उसने छोटे साथी से इस सब के बारे में पूछा, छोटा साथी उससे भी ज्यादा उलझन में था और वो लगातार छोटा सिर हिलाता रहा, ये दिखाने के लिए कि उसे नहीं पता क्यों, या शायद वो कुछ छुपा रहा था। आरव ने जवाब का पीछा करना छोड़ दिया और फिर उसने उस जगह की तरफ इशारा किया जहां उसका दांतियान था और बोला, क्या ये भविष्य में मेरी लड़ाई में मदद कर सकता है? छोटे साथी के पास कोई लड़ाई की ताकत नहीं थी और वो इसे मान सकता था क्योंकि छोटा साथी बहुत प्यारा और छोटा था। पर अगर ये भेड़िया उसकी लड़ाई में मदद नहीं करता तो वो भेड़िए को उसके अंदर मुफ्त में खाने और रहने नहीं देगा। बैंगनी नेवले ने पलकें झपकाई और फिर उसने सिर हिलाया। आरव हंसने लगा जब देखा छोटे साथी ने सिर हिलाया और वो थोड़े घमंड से हंसा। ये एक 9वें दर्जे का काला जानवर था। एक 9वें दर्जे का काला जानवर उसका गुंडा। बस सोचने से ही बहुत खुशी हो रही थी। जब उसका जोश ठंडा हुआ, आरव ने छोटे साथी का सिर सहलाया और संतुष्टि से सिर हिलाया और फिर उसने कहा, हम तूने बहुत अच्छा किया छोटे साथी। वो दूसर भेड़िया तेरा चेला है और तुझे उसे ठीक से सिखाना है और उसे आज्ञाकारी बनाना है, समझा? आरव बेवकूफ नहीं था। दूसर भेड़िया उसके प्रति दुश्मनी रखता था, पर वो छोटे साथी के प्रति दुश्मनी नहीं रखता था और वो यहाँ तक कि छोटे साथी से बहुत डरता था। तो अनुशासन की जिम्मेदारी सिर्फ छोटे साथी को दी जा सकती थी।
बैंगनी नेवले ने पलकें झपकाई और फिर सिर हिलाया। खुशी भरी घटनाओं के बाद लोग हमेशा जोश में होते हैं। गुफा से निकलने के बाद आरव के चेहरे पर लगातार एक चमकदार मुस्कान थी और वो पहले से एक बड़ी योजना सोचने लगा था। उसका भावर दांतियान बहुत बड़ा था और उसके लिए कुछ 100 काले जानवरों को समाना कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर उसके पास करीब 109वें दर्जे के काले जानवर हो तो वो यहाँ तक कि पहले स्वर्गलोक एक्सपर्ट को भी कुचल पाएगा। आरव जितना सोचता गया उतना ज्यादा खुश और जोश में आता गया और वो जैसे पहले से वो नजारा देख पा रहा था जहां उसके हाथ हिलाने पर काले जानवरों का ढेर आ जाता है। अचानक आरव के चेहरे की मुस्कान जम गई। अगले पल वो जितनी तेजी से हो सका एक घनी झाड़ी में घुस गया। उसी वक्त उसने जल्दी से सांस रोक ली और खुद को मूर्ति बना लिया। ठीक इस पल घनी झाड़ी के बीच की जगहों से आरव ने एक धुंधली काली परछाई को बहुत तेजी से दूर से आते देखा। काली परछाई भूत जैसी तेज थी और जब काली परछाई पेड़ों की चोटियों पर चमकी तो पेड़ जरा भी नहीं हिले। कुछ झपटों में काली परछाई आरव से बस करीब 40 मीटर दूर उतरी। आरव के मुंह के कोने फड़के और उसने दिल में इस इंसान के पूरे खानदान को गाली दी। तू बस मेरे पास दौड़कर आया। मेरा छोटा सा शरीर इन सब राक्षसों की पैदा की हुई मुसीबत कैसे सहेगा। काली परछाई ने काला चोगा पहना था और वो जमीन पर उतरने के बाद भागना जारी नहीं रखा। उसने दाहिना हाथ पलटा और एक खूनी तलवार जो जैसे ताजे खून से ढली थी उसके हाथ में आ गई। खूनी तलवार बहुत अजीब थी और उसके अंदर खून की बदबू कुछ ऐसी थी जिसे आरव करीब 40 मीटर दूर से साफ सूंघ सकता था। ठीक इस पल एक सफेद परछाई दूर से तलवार पर उड़कर आई। जब देखा इस औरत का दिखावा, आरव का दिल धड़का। औरत ने चांद सफेद पोशाक पहनी थी, उसकी भौहें विलो जैसी थीं, आंखें तिरछी, बर्फ जैसी सफेद त्वचा, चेरी जैसे होंठ और एक बेदाग चेहरा जो बिल्लौर जैसा साफ था। जब वो विशाल हरे रंग की तलवार पर खड़ी थी, उसकी सफेद पोशाक लहरा रही थी और वो परलोक जैसी कुलीन और शुद्ध लग रही थी जैसे कोई स्वर्ग की अप्सरा। ऐसा लगता था जैसे उसे देखना भी गुनाह हो। औरत बहुत तेज थी और वो यहाँ तक कि उस तलवार परछाई से भी थोड़ी तेज थी। व्यवहारिक रूप से एक पल में वो काली परछाई के पास आ गई थी और वो पेड़ की चोटी पर खड़ी थी जबकि उसने हाथ में हरी तलवार काले चोगे वाले आदमी की तरफ तानी थी। इतना ही नहीं, तलवार पर कुछ तेज तलवार की आभा लगातार चमक रही थी। कितनी खूबसूरत, कितनी जबरदस्त। जब देखा उस औरत को जो स्वर्ग की अप्सरा जैसी लग रही थी, आरव ने गुलब की। वो तलवार पर उड़ पा रही है तो वो कम से कम स्पिरिट लोक पर है। बेशक वो उनकी ताकतों को लेकर फिक्रमंद नहीं था और वो फिक्रमंद था कि क्या वो दोनों लड़ने वाले हैं। अगर वो यहाँ लड़ते तो उनकी ताकतों के साथ शायद जरा सा असर भी उसे 10 बार खत्म करने के लिए काफी होता। परिसु, तुम सच में पीछा छोड़ने से मना कर रही हो? तुम कुछ दिन से मेरा पीछा कर रही हो। क्या तुम सच में सोचती हो कि मैं तुमसे डरता हूँ? काले चोगे वाले आदमी ने उस औरत को देखा जो पेड़ की चोटी पर खड़ी थी और वो कर्कश आवाज में बोला। उसकी आवाज बहुत अप्रिय थी और ये पत्थर पर तेज चीज घिसने जैसी थी और सुनने में बहुत कर्कश थी। खून हाथ, बकवास क्यों कर रहा है? चूंकि तुम्हारे भूत संप्रदाय ने मेरे तलवार संप्रदाय में आकर मारने की हिम्मत की तो तुम्हें नतीजों के बारे में सोचना चाहिए था। तुम आज भागने का सपना देख सकते हो। परिसु कहलाने वाली औरत ठंडी आवाज में बोली। भूत संप्रदाय, तलवार संप्रदाय। आरव दिल में चौंका। ये औरत वाकई तलवार संप्रदाय की मेंबर है। सही, वो तलवार पर उड़ पा रही थी और उसकी तलवार से ऐसी तेज तलवार की आभा निकल रही थी। क्या वो ठीक तलवार संप्रदाय की नहीं है? भागना। खून हाथ ठंडी हंसी हंसा और फिर उसने उस जगह की तरफ देखा जहां आरव छुपा था। धिक्कार है, आरव दिल में चिल्लाया जब देखा काले चोगे वाले आदमी को उसकी तरफ देखते। ठीक जब आरव भागने वाला था, खून लाल रोशनी की किरण पहले से उसके सीने पर मार चुकी थी और उसने एक तेज चीख निकाली। फिर उसका शरीर जो अभी अभी खड़ा हुआ था फिर से जमीन पर गिर गया। तुमसे यही उम्मीद थी, तुम नश्वर लोक के साधक को भी बख्शने को तैयार नहीं। औरत का एक्सप्रेशन और ठंडा हो गया जब देखा खून हाथ ने नश्वर लोक के साधक पर जानलेवा वार किया। बख्शना। खून हाथ मजाक वाली हंसी हंसा और बोला, अब जिंदगी और मौत की लड़ाई का वक्त है और मैं नहीं चाहता कि कोई बदलाव आए। बोलते ही उसने अचानक हाथ में खूनी तलवार उस सफेद कपड़े वाली औरत की तरफ मारी और फिर 30 मीटर से ज्यादा लंबी खूनी चमक उससे निकली। फिर वो जोर से उस औरत की तरफ गोली की तरह गई जो पेड़ की चोटी पर खड़ी थी। खूनी चमक जैसे अनगिनत खून की किरणों से बनी थी और खून की बदबू खूनी चमक से निकलकर आसमान और जमीन को ढक रही थी।
सफेद कपड़े वाली औरत का एक्सप्रेशन नहीं बदला जब देखा खूनी चमक उसकी तरफ गोली की तरह आ रही है। ठीक जब ये उसके सामने आने वाली थी, सफेद कपड़े वाली औरत का शरीर आत्मा की तरह चमका और तुरंत वहीं से गायब हो गया। वो अगले पल जमीन पर आई और उसके गोरे हाथ में तलवार घूमती आंधी लेकर जोर से खून हाथ की तरफ चुभी। धम खूनी चमक सफेद कपड़े वाली औरत के पीछे एक विशाल पेड़ पर टकराए और विशाल पेड़ तुरंत दो टुकड़ों में कट गया जबकि लकड़ी के टुकड़े आसमान में गोली की तरह गए। पलक झपकते औरत के हाथ की तलवार खून हाथ की तरफ दब रही थी। खून हाथ की आंखें फोकस हुई जबकि उसका दाहिना पैर अचानक जमीन पर पड़ा और उसका शरीर कूद गया। उसके हाथ खूनी तलवार को पकड़े थे जब इसने हवा में तेज सीटी निकाली और फिर ये जोर से औरत पर नीचे कटी। औरत की खूबसूरत भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं जब देखा खूनी तलवार आ रही है और उसने अपनी तलवार ऊपर की तरफ पलटी। क्लैंग दोनों सीधे एक दूसरे से टकराए और टक्कर की जगह से चिंगारियां निकली। जिस पल वो टकराए कुछ तलवार की आभा अचानक औरत की तलवार से निकली और वो खून हाथ की गर्दन की तरफ कटी। खून हाथ का एक्सप्रेशन गंभीर हो गया जब देखा तलवार की आभा उसकी तरफ आ रही है। शुक्र है वो पहले से सफेद कपड़े वाली औरत से कुछ बार लड़ चुका था और उसने शुरू से सावधानी बरती थी। जब तलवार की आभा उसकी तलवार से निकली, कुछ खूनी रोशनी की किरणें खून हाथ के शरीर से उभरी और इन खूनी रोशनी ने उसके चारों तरफ खून लाल बाधा बना दी। हवा में कुछ क्लैंग गूंजने के साथ वो कुछ तलवार की आभा खून हाथ को कोई दिक्कत देने से पहले पूरी तरह बिखर गई। दूसरी तरफ खूनी रोशनी की किरणों से बनी बाधा तुरंत अपने पहले रूप में टूट गई और औरत के चेहरे पर हमला किया। औरत की खूबसूरत भौहें ये देखकर सिकुड़ गईं और उसका शरीर अचानक पीछे की तरफ झुका जैसे दो टुकड़ों में कट गया हो। उसके बाद उसकी कलाई घूमी और हाथ में तलवार बहुत कुदरती तरीके से क्षैतिज रूप से कटी। उसी वक्त तलवार पर कुछ तलवार की आभा उससे निकली और वो खून हाथ के शरीर के जरूरी हिस्सों की तरफ गोली की तरह गई। खून हाथ की पलकें फड़की जब महसूस किया तलवार उसके पेट की तरफ कट रही है और वो तेज तलवार की आभा उस पर हमला कर रही है। उसकी कलाई हिली और खूनी तलवार को क्षैतिज रूप से उसके सामने रखा और फिर उसका दाहिना पैर जमीन पर हल्के से टपका जिससे उसका शरीर पीछे की तरफ गोली की तरह गया। पीछे हटने की प्रक्रिया में हाथ में खूनी तलवार बिना रुके घूमी। डिंग डिंग तलवार की सारी आभा रोक दी गई। पर उसके बाद खून हाथ का एक्सप्रेशन एक बार फिर बदल गया। उसने एक ठंडी चमक देखी, फिर एक तलवार और कुछ तलवार की आभा उसके चेहरे की तरफ चुभ रही थी। खून हाथ ने इस हमले का सामना करते हुए लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। उसका दाहिना पैर एक बार फिर जमीन पर पड़ा और उसका शरीर तोप के गोले की तरह पीछे की तरफ गोली की तरह गया। औरत नहीं रुकी और वो परछाई में बदल गई जबकि हाथ में तलवार बवंडर जैसी थी और ये कुछ तेज तलवार की आभा लेकर जोर से खून हाथ की तरफ चुभी। कितनी जबरदस्त। जब देखा उनके बीच की लड़ाई, झाड़ी में पड़े आरव को दिल में झटका लगा। वो कुदरती तौर पर मरा नहीं था, क्योंकि जब खून लाल रोशनी अभी अभी उसकी तरफ गोली की तरह आई थी, आरव ने जबरदस्ती अपना शरीर मोड़ा जिससे वो खून लाल चमक जो पहले उसके दिल पर निशाना लगा रही थी उसके बाएं सीने पर मारी। भले उसके बाएं सीने में छेद था, ये जानलेवा नहीं था। वो भागना चाहता था पर वो भागने की हिम्मत नहीं करता था। भले वो दोनों तगड़ी लड़ाई में थे, उसके लिए उसे मारना बस बहुत आसान था। तो वो वहीं पड़ा रहा और उनकी लड़ाई देखता रहा। आरव उनकी लड़ाई का नजारा देखकर बहुत चौंका, खासकर उस औरत की तलवार तकनीक। हर एक तलवार के वार में कुछ तलवार की आभा हमले के तौर पर थी और वो तलवार की आभा काले चोगे वाले आदमी के लिए बहुत परेशानी वाली थी, जिससे वो हिचकिचाने वाला, सावधान और उसके साथ लंबे समय तक वार पलटवार करने की हिम्मत न करने वाला बन गया। ये सच में एक तलवार जैसी थी जो सब तकनीकों को हरा सकती थी। जब देखा बवंडर और तलवार की आभा, खून हाथ ने क्रूर एक्सप्रेशन दिखाया और हाथ में खूनी तलवार अचानक कांपने लगी। खून हाथ ने गुस्से से दहाड़ा, फिर खूनी तलवार अचानक नीचे कटी। एक पल में खूनी चमक जो पहले से कई गुना बढ़ी थी खूनी तलवार की नोक से जोर से निकली और जहां जहां से गुजरी जमीन पर एक गहरी खाई बन गई। धम खूनी चमक जोर से बवंडर से टकराए। तुरंत कई धमाके की लहरें हवा में जंगल के अंदर पैदा हुई। लहरें तेजी से चारों तरफ बहीं और जहां जहां से गुजरी सारे पेड़ पौधे पूरी तरह बर्बाद हो गए। उन्होंने अपने पीछे गंदगी छोड़ दी। हाँ, ठीक इस पल एक नाजुक चीख धमाके की लहरों के बीच गूंजी। 10 तलवार की आभा धमाके की लहरों से जोर से निकली और वो एक लाइन में लगी थी और हवा को फाड़ती लग रही थी। जहां जहां से गुजरी हवा फाड़ने की कई तेज आवाजें गूंजी।
जब देखा इन 10 तलवार की आभा को, आरव की पुतलियां सिकुड़ गईं। इस औरत ने वाकई ऊर्जा बांट तलवार तकनीक को सबसे ऊंचे स्तर तक सीख लिया है, और वो यहाँ तक कि इसे इस तरह के तरीके से हमला करने दे पा रही है। वो बहुत बहुत जबरदस्त है। खून हाथ का एक्सप्रेशन बहुत भारी था जब देखा उन 10 तलवार की आभा को जोर से उसकी तरफ गोली की तरह आते। उसने बायां हाथ फैलाया, फिर अचानक उसे बंद किया। तुरंत खून लाल चमक उस जगह से निकली जहां उसने हाथ बंद किया था, और ये तुरंत एक बहुत मोटी खून लाल ढाल में बदल गई जो उसके सामने खड़ी थी। धम 10 तलवार की आभा एक के बाद एक विशाल ढाल से टकराई। तलवार की आभा के असर के नीचे खून हाथ का शरीर बिना रुके पीछे हटने से हिल गया, और हर एक तलवार की आभा जो उस ऊर्जा ढाल से टकराई वो उसे थोड़ा धुंधला करने में सक्षम थी। धम जब 9वीं तलवार की आभा ढाल से टकराई, ढाल तुरंत बहुत पतली हो गई जैसे पारदर्शी हो। धम जब 10 तलवार की आभा ढाल से टकराई, ढाल तुरंत बिखर गई और खून हाथ को दिखाया जो उसके पीछे डरे हुए एक्सप्रेशन के साथ खड़ा था। एक तलवार बिजली की तरह खून हाथ के सीने में घुस गई, जिससे ताजे खून की लड़ी उड़ गई। सफेद कपड़े वाली औरत खून हाथ के पास से चमकी और उसके पीछे आकर अपनी तलवार पकड़ी, और फिर उसका शरीर तेजी से घूमा, फिर उसने तलवार खून हाथ की पीठ में चुभाए। इस पल खून हाथ का बायां हाथ जबरदस्ती तलवार की नोक को पकड़े था जो पीछे से उसके सीने में घुसी थी, और ताजा खून तुरंत तलवार को लाल कर गया। तारांकन अध्याय 29 हमला करना। काला खून मुहर। खून हाथ की गुस्से भरी दहाड़ अचानक गूंजी। खून हाथ ने जहां तलवार की नोक पकड़ी थी वहां से एक किरमिजी लाल खून की लड़ी तुरंत निकल आई, और फिर काली ऊर्जा ने किरमिजी लाल खून को दाग दिया, जिससे वो तुरंत काला खून बन गया। काला खून तेजी से तलवार के साथ बहा, और पलक झपकते ये तलवार से गुजरकर औरत के शरीर पर फैल गया। उसी वक्त खून हाथ का दाहिना पैर अचानक जमीन पर पड़ा, और उसने इस ताकत से आगे कूदने के लिए इस्तेमाल किया। तलवार उसके शरीर से निकली और ताजा खून की एक और लड़ी लेकर निकली, पर इस बार ये काले रंग का था। जब महसूस किया काला खून शरीर में घुसा और हाथ में तलवार वाकई काली हो गई थी और अपनी सारी चमक खो चुकी थी, औरत का बर्फ सा ठंडा चेहरा अब पहले जैसा बेपरवाह नहीं था। उसने आखिर डर का एक निशान दिखाया जब उसने सिर उठाकर खून हाथ को देखा, और फिर उसने धीमी आवाज में कहा, तू वाकई मना की हुई दिव्य काबिलियत इस्तेमाल करने की हिम्मत कर रहा है। क्या तू अपनी साधना में एक दर्जा गिरने और फिर कभी आगे न बढ़ पाने से नहीं डरता? औरत की बात ने जैसे खून हाथ की दुखती रग छू ली, और उसका पीला पड़ा चेहरा क्रूर एक्सप्रेशन से भर गया जब वो पागलों की तरह बोला, साधना में एक दर्जा गिरना वो अपनी जान खोने से बेहतर है। परिसु, क्या तुझे लगता है कि तेरे शरीर के अंदर गूढ़ ऊर्जा धीरे धीरे बह रही है? हाँ हाँ, थोड़ी देर में तू एक अपाहिज बन जाएगी जिसके पास कोई गूढ़ ऊर्जा नहीं होगी। उस वक्त मैं तुझे तड़पाऊंगा। खांसी। वो जैसे बहुत जोश में आ गया था, और इसने उसके सीने के 2 छेदों से काले खून की 2 लड़ी उड़ा दी। आरव ने त्योरी चढ़ाई जब सुना खून हाथ को, और उसने दिल में कहा, धिक्कार है। खून हाथ जीतने वाला है। खून हाथ के बेरहमी के स्तर के साथ आरव शायद मारा जाएगा, पर वो इस पल लाचार था। भले खून हाथ भारी जख्मी लग रहा था, खून हाथ अब भी बिल्कुल कोई ऐसा नहीं था जिससे आरव अभी टक्कर ले सके। आरव ने गहरी सांस ली और बगल में सफेद कपड़े वाली औरत को देखा। इस पल वो बस उम्मीद करता था कि औरत के पास कोई आखिरी चाल हो। औरत की खूबसूरत भौहें सिकुड़ गईं जब देखा कि शरीर के अंदर गूढ़ ऊर्जा तेजी से बह रही है, और उसने दूरी में खड़े खून हाथ को देखा जबकि उसके चेहरे पर दृढ़ एक्सप्रेशन चमका। हाथ पलटने के साथ हाथ में तलवार गायब हो गई। उसके बाद उसने दाहिना हाथ पूरा खोला, और फिर उसने अनामिका और छोटी उंगली मोड़ी, फिर अंगूठे ने उन पर दबाया। उसके बाद उसकी तर्जनी और बीच की उंगली आपस में दबाई गई और तलवार का रूप बना लिया। उसने ये तलवार खून हाथ की तरफ मारी। एक पल में तलवार की आभा की एक लड़ी उसकी उंगली की नोक से जोर से निकली। तू ऐसा करके मौत को बुला रहा है? खून हाथ की पलकें फड़की जब देखा औरत ने जबरदस्ती अपनी गूढ़ ऊर्जा इस्तेमाल की, और फिर वो बगल में कूदा जबकि वो डरी हुई आवाज में गुस्से से चिल्लाया। इस पल वो पहले से पूरी तरह थक चुका था, और अगर वो औरत की तलवार की आभा से मारा जाता तो शायद मरने वाला वो होता। औरत ने खून हाथ पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसके पैर की नोक ने जमीन पर हल्के से टपका, फिर उसका शरीर हवा में उठा, और फिर वो खून हाथ की तरफ बढ़ी जैसे वो हवा में तैर रही हो। वो हवा में उड़ते हुए हाथ से बनी तलवार को तेजी से घुमाती रही। हर एक वार से एक तेज और फुर्तीली तलवार की आभा जोर से निकली। जब वो रास्ते भर तेजी से बढ़ी, उसने कुछ दसियों तलवार की आभा से कम नहीं मारी थी,
और आसमान को ढकने वाली तलवार की आभा घने बारिश की बूंदों जैसी लग रही थी जो खून हाथ की तरफ उतर रही थी। जब झाड़ी में छुपा था, आरव का दिल लहर की तरह उछल रहा था। ये तलवार तकनीक बहुत जबरदस्त है। ये बिल्कुल ऊर्जा बांट तलवार तकनीक से कहीं ज्यादा जबरदस्त है। तलवार संप्रदाय में इस औरत का रुतबा बिल्कुल कम नहीं है, और ये मुमकिन है कि वो एक बुजुर्ग हो। खून हाथ की पलकें फड़की जब देखा इतनी सारी तलवार की आभा उस पर हमला कर रही है, और वो दिल में बहुत चौंका। उसके चेहरे पर दृढ़ एक्सप्रेशन का एक निशान चमका, और उसने सीने से बहते खून की परवाह नहीं की जब उसने दाहिना हाथ आगे फैलाया और उसे बंद किया। खून लाल चमक निकली और तुरंत एक काली ऊर्जा ढाल बनी। जब उसकी गूढ़ ऊर्जा लगातार काली ऊर्जा ढाल में डाली गई, ताजा खून फव्वारे की तरह उसके सीने के 2 छेदों से निकला। भले उसका सीना बिना रुके खून बहा रहा था, खून हाथ ने काली ऊर्जा ढाल में अपनी गूढ़ ऊर्जा डालना बंद नहीं किया। वो जानता था कि ये औरत का आखिरी हमला था, और अगर वो हमलों की इस लहर को सह पाता तो वो आखिरी विजेता होता। दूसरी तरफ अगर वो इसे सहने में असमर्थ होता तो नतीजे साफ थे। तो उसे हमलों की इस लहर को किसी भी हालत में सहना था। धम अनगिनत तलवार की आभा ऊर्जा ढाल पर टकराई, जिससे जंगल के अंदर लगातार धमाके गूंजे। इस पल औरत भी जमीन पर उतर चुकी थी, और वो टकटकी लगाकर उस जगह को घूर रही थी जहां ऊर्जा ढाल और तलवार की आभा टकराए और फटी थी। अगर खून हाथ टिक पाता तो साफ था कि उस सफेद कपड़े वाली औरत का क्या होता जिसने अपनी सारी गूढ़ ऊर्जा खो दी थी। हाँ, थोड़ी देर बाद ऊर्जा ढाल धीरे धीरे गायब हुई, और खून हाथ की बेलगाम और दहाड़ती हंसी उसके पीछे से गूंजी। जब काली ऊर्जा ढाल पूरी तरह गायब हुई, खून हाथ का शरीर जो पीला पड़ा चेहरा रखता था सामने आया। इस पल भले उसका चेहरा पीला पड़ा था, उसके चेहरे पर मुस्कान का एक निशान था, और ये एक मुसीबत से बचने की मुस्कान थी। औरत ने गहरी सांस ली और कड़वे एक्सप्रेशन का एक निशान दिखाया जब देखा खून हाथ अब भी जिंदा है। उसके बाद उसने धीरे से आंखें बंद की, फिर उसने दाहिना हाथ पलटा और उसकी तलवार एक बार फिर उसके हाथ में आई। भले उसने अपनी सारी गूढ़ ऊर्जा खो दी थी, इसका मतलब ये नहीं था कि वो मौत का इंतजार करने को तैयार थी। क्या तू बहुत मायूस नहीं है? परिसु, मैंने बस तेरे तलवार संप्रदाय के कुछ बाहरी दरबार शिष्यों को नहीं मारा था, पर तूने 3 दिन और 3 रात मेरा पीछा किया। अब मैं क्या करूं? न सिर्फ मैं तुझे शर्मिंदगी से मारूंगा, बल्कि मैं तेरी लाश को शाही शहर के दरवाजे पर लटकाऊंगा और तलवार संप्रदाय की इज्जत मिट्टी में मिला दूंगा। खांसी। खून हाथ ने हाथ में खूनी तलवार पकड़ी जब वो धीरे धीरे औरत की तरफ बढ़ा। इस पल वो बहुत खुश था, क्योंकि वो लंबे वक्त से अपने पेट में गुस्सा जमा करके रखे था जब से 3 दिन और 3 रात इस औरत ने उसका पीछा किया था। अब जीत उसकी मुट्ठी में थी, तो उसने दिल में गुस्सा पूरी तरह निकाला। औरत ने खून हाथ की बातों पर जरा सी भी प्रतिक्रिया नहीं दी, और उसका चेहरा बहुत शांत था, जैसे उसने उसे सुना ही न हो। खून हाथ तुरंत बोर महसूस करने लगा जब देखा औरत उसकी बातों से नहीं डरी। उसने पहले औरत को डराने का इरादा किया था ताकि वो रहम की भीख मांगे, पर वो निराश हुआ क्योंकि उसके सामने वाली औरत सच में दिल में हिलते पानी जैसी शांत थी, और वो बाहरी दुनिया की किसी चीज से असर नहीं लेती थी। खत्म हुआ। खून हाथ धीमी आवाज में चिल्लाया जब वो औरत की तरफ बढ़ा। उसने खूनी तलवार इस्तेमाल नहीं की, और उसने औरत के पीठ पर लात मारी। साफ था वो उसके दांतियान को अपाहिज करना चाहता था। जब महसूस किया हवा फाड़ने की आवाज खून हाथ की लात से, औरत ने अचानक आंखें खोली, फिर उसने दाहिने हाथ से तलवार फेंकी, और ये ठंडी चमक में बदल गई जो जोर से निकली। उसी वक्त उसने हाथों को अपने सामने जोड़ा, और फिर अचानक उन्हें आगे धकेला और खून हाथ की जबरदस्त लात को रोका। खून हाथ ने कभी सोचा नहीं था कि औरत के पास अब भी हमला करने की काबिलियत है, और एक पल की लापरवाही में तलवार खून हाथ के सीने में घुस गई। दूसरी तरफ औरत लात की ताकत से उड़कर पीछे गई, और वो कुछ मीटर उड़ने के बाद जोर से जमीन पर गिरी। आरव दिल में खुश हुआ जब देखा तलवार खून हाथ के सीने में घुसी, पर उसके चेहरे की मुस्कान फैलने से पहले ही जम गई, क्योंकि खून हाथ जो तीसरी बार सीने में तलवार से घुसा था जमीन पर नहीं गिरा। वो धीरे से जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया, और फिर एक ताबीज निकाला और उसे हवा में फेंका। आसमान में उड़ने के बाद ताबीज हिला, फिर वो आसमान में गायब हो गया। एक संचार ताबीज। आरव का चेहरा गंभीर हो गया जब देखा वो ताबीज। जैसा नाम बताता है, संचार ताबीज संदेश भेजने के लिए इस्तेमाल होता था। ये संचार ताबीज जो खून हाथ ने इस्तेमाल किया साफ तौर पर एक मिड ग्रेड संचार ताबीज था, और ये 400 किलोमीटर की दूरी तक संदेश भेजने में सक्षम था। दूसरे शब्दों में, खून हाथ के साथ ही चारों तरफ 400 किलोमीटर के इलाके में थे।
आरव ने निर्णायक रूप से एक ऊंचे दर्जे का ताकत ताबीज निकाला और उसे अपने शरीर पर चिपका दिया। उसके बाद उसने खंजर निकाला, फिर उसका दाहिना पैर तेजी से जमीन पर पड़ा और फिर उसका शरीर तोप के गोले की तरह जोर से उस खून हाथ की तरफ निकला जो जमीन पर पालथी मारकर बैठा था। जब वो खून हाथ से सिर्फ 10 मीटर दूर था, उसने अचानक हाथ में खंजर खून हाथ पर मारा। ऊर्जा बांट तलवार तकनीक। सुनहरी तलवार की आभा की एक लड़ी आरव के हाथ में खंजर की नोक से जोर से निकली। इस तलवार की आभा को चलाने के बाद आरव नहीं रुका और उसने लगातार 2 और तलवार की आभा मारी। बच्चे, तेरी हिम्मत कैसे हुई? खून हाथ डर गया जब देखा उन 3 तलवार की आभा को जो अचानक उसकी तरफ गोली की तरह आई। उसने दाहिना हाथ फैलाया और उसे बंद किया, जिससे एक थोड़ी पतली खून ढाल चमक कर आई, और खून ढाल अभी अभी आई थी जब खून हाथ के मुंह से खून का फव्वारा निकला। धम। पहली तलवार की आभा खून ढाल पर टकराए और ढाल थोड़ी हिली, जबकि ढाल के पीछे बैठे खून हाथ ने एक और मुंह खून उगला। जब दूसरी तलवार की आभा खून ढाल पर टकराई, पहले से धुंधली खून ढाल धमाके के साथ हवा में बिखर गई। खून हाथ की पुतलियां सुइयों के आकार में सिकुड़ गईं जब देखा खून ढाल गायब हुई। उसने कभी सोचा नहीं था कि नश्वर लोक का ये कचरा वाकई उसकी खून ढाल को तोड़ पाएगा। भले वो थका हुआ था, उसके सामने वाला ये बंदा सिर्फ नश्वर लोक पर था। नश्वर लोक। सुनहरी तलवार की आभा खून हाथ के भारी जख्मी सीने में घुसी और फिर एक तेज और दर्दनाक चीख गूंजी जबकि खून हाथ उड़कर पीछे गया। इतना ही नहीं, ठीक जब खून हाथ उड़कर पीछे गया, एक परछाई उसके सामने आई और परछाई के हाथ में खंजर खून हाथ के सिर की तरफ झूला। जब देखा खंजर झूलते हुए आ रहा है, खून हाथ ने सीने की चोटों की परवाह नहीं की और उसने दाहिना हाथ बंद किया, फिर तेजी से आरव के खंजर पर मारा। आरव का खंजर जो सुनहरी चमक से ढका था, खून हाथ के दाहिने हाथ को ऐसे काटा जैसे सब्जी काट रहा हो, और फिर ये बिल्कुल धीमा नहीं हुआ जब ये खून हाथ की गर्दन की तरफ झूला। ये कैसे हो सकता? खून हाथ की आंखें चौड़ी खुली थी और अविश्वास से भरी थी। वो अपने आखिरी शब्द भी खत्म नहीं कर पाया जब एक सिर जो काले खून की लड़ी लेकर था आसमान में उछाला गया। आरव इस बंदे को कोई सफाई नहीं देने वाला था। खून हाथ का सिर काटने के बाद आरव ने जल्दी से खूनी तलवार जो खून हाथ ने दाहिने हाथ में पकड़ी थी और स्पेस अंगूठी जो खून हाथ ने हाथ पर पहनी थी रख ली, और फिर वो उस सफेद कपड़े वाली औरत की तरफ भागा जो जमीन पर पालथी मारकर बैठी थी। सोना तत्व गूढ़ ऊर्जा। तलवार संप्रदाय का शिष्य। सफेद कपड़े वाली औरत ने आरव को देखा और थोड़ी चौंकी। उसने साफ तौर पर पूरी प्रक्रिया देखी थी जब आरव ने हमला किया तब से लड़ाई खत्म होने तक, और ठीक इसलिए क्योंकि उसने इसे साफ देखा था कि वो थोड़ी चौंकी थी। आरव वाकई कोई था जो सोना तत्व गूढ़ ऊर्जा रखता था, और उसने यहाँ तक कि खून हाथ की खून ढाल को तोड़ दिया था। भले वो खून ढाल अपनी आम ताकत का 3.5% भी नहीं रखती थी, ये कुछ नहीं था जिसे नश्वर लोक का साधक तोड़ सके। आरव ने औरत को जवाब नहीं दिया और उसने धीमी आवाज में कहा, उस खून हाथ ने पहले एक संचार ताबीज इस्तेमाल किया और उसकी मदद बिल्कुल अभी दौड़कर आ रही है। क्या तू अब भी भाग सकती है? औरत चौंकी जब ये सुना और फिर उसने सिर हिलाया और बोली, नहीं, वो काला खून मुहर दिव्य तकनीकों में एक तरह की मना की हुई तकनीक थी। अभी मेरी साधना सील हो चुकी है और सिर्फ तलवार संप्रदाय लौटकर ही मैं। माफ करना। आरव ने औरत को टोका और फिर सफेद कपड़े वाली औरत की हैरान नजर के नीचे आरव ने औरत को बाहों में उठा लिया, फिर वो तेजी से दूरी की तरफ भागा। वो औरत को यहाँ छोड़ने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि वो खत्म हो जाता अगर औरत ने खून हाथ की मदद आने के बाद उसे खून हाथ का कातिल बता दिया। भले उसके सामने वाली ये औरत ऐसी इंसान नहीं लगती थी, आरव इस पर दांव लगाने की हिम्मत नहीं करता था। बेशक वो औरत से तेज वार करके निपट सकता था, पर वो सच में ऐसा नहीं कर पाया। सिर्फ हमला होने पर हमला करना, ये आरव का खुद को चलाने का उसूल था। अगर खून हाथ ने उस पर हमला न किया होता, तो वो बस भाग जाता और अपनी जान जोखिम में डालकर खून हाथ को नहीं मारता। जहां तक औरत को बचाने की बात है, इस बात के अलावा कि वो फिक्रमंद था कि औरत उसे फंसा देगी, ये इसलिए भी था क्योंकि औरत तलवार संप्रदाय से थी। एक और दोस्त होना एक और दुश्मन होने से बेहतर था। इतना ही नहीं, उसके ख्याल में अकेले भागने या उसके साथ भागने में कोई फर्क नहीं था।